क्या रिश्ता है पवन सिंह से आपका? बाली और सोगरी में वाला है। पवन सिंह को हमने सीधे टारगेट किया, उन्होंने हमको रिएक्ट किया तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हमको बड़ा कर दिया। नहीं, मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता था कि नहीं, राजा को राजा एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा अच्छा सिंगर कौन है, ज्यादा अच्छा डांसर कौन है, पवन सिंह या खेसारी? ज्यादा गर्लफ्रेंड किसकी रही है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो लोगों को पता होगा। ये भी लोगों को पता होगा। अक्षरा सिंह ने हमसे कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, मेरे पास काम नहीं है। तो जितना करियरवा है वो बनाया किसने? काजल की भी यही शिकायत थी कि बड़े सितारों ने काम करना मना कर दिया। हमें छूने के लिए औकात चाहिए, आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। काजल राघवानी ब्रेकअप कर। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पो में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हमने इंटरव्यू लिया, हमने पूछा क्या लगता है प्यार में, तो कहे बड़ा सॉफ्ट सा लगता है। खेसारी लाल को क्या लगता है जब रोमांटिक सीन कर? जिंदगी इतनी हार्ड है हमारी कि कुछ सॉफ्ट लगता ही नहीं बाबा। शर्म दादा रोए थे या काजल में? रोई दोनों में थे हम। हमारा कुत्ता मर जाता है तो हम रोने लगते हैं, वो तो भाई इंसान थी। अगर आपकी वाइफ को किसी और से थोड़ा भी लगाव हो गया होता, क्या आप रिश्ता कंटिन्यू करते? मेरी पत्नी कलयुग की पत्नी है, द्वापर नहीं है बाबा। भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने बड़े सुपरस्टार हैं सब शादीशुदा है और उसके बाद सबकी लाइफ में एक लड़की और। अब लोग कहते हैं ये कौन सा कल्चर, बड़ा अश्लीलता का आरोप लगता है कि रिमोट से लहंगा उठा दूंगा और बेबी बियर पी के नाचेली। गाया हूँ तो गाया हूँ। जो गाना बनाते हो सारा अपनी बेटी के साथ बैठ के सुन सकते हो। खेसारी लाल को अपने अश्लील गानों को लेकर आज दुख है, पछतावा है। रवीश कुमार ने एक दिन थंबनेल लगाई, हम भी थे उसमें। हाँ 700 मिलियन, 500 मिलियन, 400 मिलियन। आपको एम्बेरसमेंट हुई थी? रवीश कुमार ने डाला था। बिग बॉस जाना गलती थी आपकी? बिग बॉस में थोड़ा सा आप सहम गए थे। बिग बॉस से निकले हुए जितने भी लोग हैं वो कहाँ हैं, हम कहाँ? विराट कोहली या रोहित शर्मा, खेसारी लाल को कौन पसंद? तकलीफ हुई थी जब मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से रोहित को हटाया गया था? सर मैं सच पूछे तो इस बार मुंबई इंडियंस का एक भी मैच नहीं देखा। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जैसे प्रवचन करता तो हूँ नहीं। लोग उनको मानते हैं कि उनमें दैव्य शक्ति है, चमत्कार है। कोई शक्ति नहीं है। ये स्टेटमेंट आया आपका जिसमें आपने कहा कि मुझे बिहार का सुशांत सिंह राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा कोई सहयोग नहीं किया। आपने किया किसी गरीब कलाकार का सहयोग? खेसारी लाल को प्रशांत किशोर में कुछ दिखता है या लगता है कि ये भी उन्हीं का हिस्सा है जो वहां पहले से है? वो इंसान चीता है। बिहार जो बदहाल उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? लोग दामाद ढूंढते हैं, नेता नहीं। सही बात, बहुत बड़ी बात है। बबुआ हमारी अब तो डीएम हुई है, डीएम ना तो सीएम हुई है हो, ए लाला ना हिंद के सितारा। मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकलते। किसी कमाल के शायर ने कमाल की बात कही और आज जो हमारे मेहमान हैं उन पर यह बात सटीक बैठती है। वो ये समझाते हैं कि आसमान में सुराख हो सकता है, अगर आपकी नीयत है, अगर आप में हौसला है, हिम्मत है, तो आप अपने हर ख्वाब को मुकम्मल कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव, बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए। और काफी लोगों ने हमसे कहा था कि खेसारी भैया को बुलाइएगा। कोई अपने आप को पावर स्टार कहता है, कोई अपने आप को सुपर स्टार कहता है, लेकिन जितना लोगों से हमने देखा, लोग आपको किंग कहते हैं, जो दिलों पर राज करता है। ये लोगों का प्यार है बाबा। और न्यूज़ बुक के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। और मैं भी आपका फ़ैन हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस लायक बना जो आप जैसे ज्ञानी आदमी और आप जैसे शुभ विचार और इतने प्यारे हृदय के आदमी हैं आप। आपके सामने मुझे बैठने का मौका मिला तो ये हम सबका सौभाग्य है। क्योंकि आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि मैं पढ़ा नहीं, सिर्फ लड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो लड़के बड़ा हुआ मैं, पढ़ के नहीं। बट आप जैसे बड़े भाइयों का जगह जहाँ आदमी खड़ा होने के लिए सोचता है, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरी सौभाग्य है। यूपी बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी है जो आपसे अपने आप को रिलेट कर पाती है। आज आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरह बनना भी चाहते हैं, बहुत सारे आपके फैन भी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा शुरू से शुरू किया जाए। शुरू वाला बहुत कठिनाई था, क्योंकि ये ठीक है, लोग अपनी रोने वाली कहानी सक्सेसफुल होने का बताते हैं, लेकिन कई कहानियां असली होती हैं। हर कहानी वो टीवी वाली नहीं होती है कि टीवी पे आंसू दिखाएं कि हम बहुत गरीब थे। आप थे? हाँ। कौन कौन है घर परिवार में? मेरे घर परिवार में मम्मी, पापा, मेरे चाचा, जो कि चाचा ने ही मुझे पाला। मम्मी शुरू से पापा के साथ इसलिए रही कि पापा
दिन में चना बेचते थे कहाँ पे? ओखला में, संजय कॉलोनी एक जगह है दिल्ली में। तो वहाँ पे दिन में चना बेचते थे, रात को गार्ड की नौकरी करते थे। क्योंकि 7 बच्चे थे, चाचा के 4 लड़के और हम 3 भाई। पहले लोग मेहनती भी तो थे। माँ ने, क्योंकि चाचा की वाइफ हमारी बहुत पहले, चाची मेरी गुजर गई, तो उस समय माँ ने ही सबको पाला और एक जिम्मेदारी थी माँ को। तो चाचा मेरे लिए हृदय में हमेशा इसलिए रहते हैं कि मैं 6 साल के था तब से मैं कमाने लगा। मैं उस समय से गाना गाने लगा, दूध बेचता था। 6 साल में कहाँ गाना गा रहे थे? हाँ, किस मतलब कहाँ पर? दूध बेचता था मैं, 6-7 साल का आसपास था। हाँ तो मैं टिफिन में दूध लेके हाँ। और घर घर पहुंचाता था। अच्छा, तो वहाँ पे जाता था ना, दिल्ली तो में? नहीं, गांव पे। अच्छा, गांव पे। ओके दिल्ली में तो मैं 2003-4 में आया। ओके ओके ओके। हाँ, तो वहाँ पे मैं दूध लेके जाता था, तो पानी उनी मिलाना होता था थोड़ा सा, तो 2 रुपये मेला के लिए भी मिलते थे उसी में से। तो चाचा शुरू से ही गाय भैंस, हम लोग यहाँ बटैया चलता है, जैसे किसी का भैंस हम बटैया ले लिए, हाँ, उसके बाद और कुछ उसके प्रॉफिट बाद देते रहेंगे हाँ उनको। प्रॉफिट उनको देते रहेंगे। हाँ। जैसे हम खेत उत लेते हैं, खेत में हमारे हम भी सुने बटैया। हाँ, तो उसी टाइप का हम लोग बटैया भैंस गाय भी लेते थे। तो हाँ। अपनी औकात तो थी नहीं खरीदने की, तो आदमी बटैया लेकर ही जीवन चलाता था। तो चाचा 15-15 भैंस गाय हिसाब से आदमी करता भी था, और शुरुआत वहीं से हुई मेरी। और मेरे जीवन में चाचा के मेरे रोल बहुत ज़्यादा रहा। उन्होंने मुझे साइकिल पे बैठा कर, ब्यास लोग पहले होते थे, अब आज भी हैं, रामायण महाभारत जो गाते हैं हमारे यहाँ, तो उन्हीं के साथ में सीखता था। नहीं तो हमारे यहाँ जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अंग्रेज जब भारत से गए तो वो सबसे गंदी चीज कर ये गए थे कि हमारे सपनों की औकात छोटी कर गए थे। हम बड़ा सोचना ही भूल गए थे कई सालों तक कि ये बड़ा होता है। अब खेसारी लाल यादव जो दूध बेच रहे थे, चाचा चना बेच रहे थे, कहाँ से मन में आ गया कि गुरु हम भी बनेंगे सुपरस्टार, हमको भी चाहिए सालाब फुल इज्जत? बाबा हम कभी सोए ही नहीं, इसलिए सपने नहीं देख पाए। हम तो सिर्फ मेहनत किए, और मुझे लगता है कि मेरी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रही, कि मुझे करने के लिए बहुत कुछ था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत कुछ थी, मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ था। शायद मैं आज अगर इस जगह पे पहुंचा हूं तो मेरे गरीबी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे सब कुछ चाहिए था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। एक पैंट में हम सब, अगर शादी किसी की होती थी तो एक ही पैंट सिला जाता था, और 7 भाइयों को, कभी छोटा होता था तब बड़ा भाई का है पैंट, तो हम कभी डाँड़ा से कस लेते थे। अब बेल्ट तो था नहीं, औकात तो थी नहीं बेल्ट पहनने की, तो डाँड़ा था हमारे यहाँ। आज भी डाँड़ा पहनता है आदमी, और हमारे यहाँ डाँड़ा ब्लैक कलर की माँ घुंघरू उंघरू बांध के उसमें सब रखती थी, तो डाँड़ा से कस लेते थे, क्योंकि वो ढीला होता था। भाई का कमर और हमारा कमर, तो और यहाँ से आदमी मोड़ता था इसको, और मोड़ के उसी से बारात चले जाते थे हम लोग। तो वो गरीबी इतनी ज़्यादा थी ना कि, बट एक चीज़ था, उस गरीबी में प्यार बहुत थे। आज पैसे हुए ना, तो सारे रिश्ते कहीं ना कहीं थोड़े से अलग हो गए, और आज भी आदमी रिश्तों को समेटने की कोशिश करता है, बट उनको लगता है कि हम उनसे दूर हो गए। नहीं तो खेसारी लाल यादव से एक सवाल हम भी पूछेंगे। जैसे अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हमने इंटरव्यू किया, तो नवाज भाई ने हमसे एक बात कही, कहा यार जब पैसा आ गया ना शुभांकर, तो अकेलापन भी आ गया। हाँ, अब सोचना पड़ता है किसको फोन लगाएं। जब गांव में रहते थे तो दिन रात पता ही नहीं लगता था, पैसा नहीं था, गरीबी थी, फकीरी थी, लेकिन उस फकीरी में एक रईसी थी। हाँ, अब रईसी में भी एक फकीरी है, एक अकेलापन है। दिखाने के लिए सब है, जलवा है, नंबर है, स्टाइल मारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर से लगता है यार कुछ अकेलापन है, खोखलापन थोड़ा सा अब लगने लगा है। दोस्त यार कट गए हैं, जो आए हैं वो मतलब वाले हैं। ये सब आपको ही फील होता है? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं इमोशनल बहुत हूँ, हाँ। तो मैं कभी आज तक दिमाग से कुछ नहीं किया, इसलिए मेरा दिमाग खराब आज तक नहीं हुआ। हमेशा दिल से सोचा और दिल से ही करने की कोशिश की, चाहे वो मेरे रिश्ते हो या मेरा वर्क या मेरी कोई भी चीज़ें, मैं हमेशा दिल से करता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि दिल की हुई चीज़ कोई भी हो ना, तो वो दिल तक पहुँच ही जाती है, और दिमाग से कही हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। तो मेरे कभी भी, चाहे मेरे परिवार के रिश्ते हो या चाहे मेरे जितने भी दोस्त साथी हैं, सबके रिश्ते, हमेशा मैं उनके लिए तत्पर रहा। कभी कभी ऐसा भी हुआ जो मैं थकता बहुत हूँ, क्योंकि सोता बहुत कम हूँ मैं, तो कभी सो गया तो किसी का कॉल नहीं उठा, तो उसका भी दर्द होता है, यार मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई। तो वो है, एक अकेलापन तो है, आज है सबके लिए, क्योंकि हम सबके लिए मरते हैं ना बाबा, तो अकेला ही फाइट करना अभी पड़ेगा। दोस्त यार ज्यादा है या फैन, खाली फैन फैन रह गए हैं, या मतलब वाले दोस्त हैं? अभी दोस्त यार हैं वो बचपन वाले जिनके साथ ठेलवाई करते थे? अब साथ नहीं है तो कहाँ है,
वो भी अपने जीवन चला रहे हैं, वो सब लोग 2-2 3-3 बच्चा पैदा कर लिया है। हमारा तो 2 गो है। हम तो जब इस बार गांव में गए तो सबका 3-3 4-4 गो, सब मेरे से बाद में शादी हुआ सब 3-3 4-4 गो खींच दिया है। मैं बोला यार इतनी जल्दी प्रोडक्शन हाउस तुम लोग का कैसे खुल गया। मैं तो अभी चल ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो अब दोस्त सब, कोई दिल्ली है तो कोई पंजाब है तो कोई कलकत्ता है। तो जब हम जाते हैं तो मैं छठ में हमेशा जाता हूँ, क्योंकि छठ में कई सारे दोस्त मेरे आते हैं तो उनसे मिलना होता है। लेकिन लोग मिलने कहाँ देते हैं। वहाँ भी जाता हूँ तो लोग अपना त्यौहार छोड़ के, बलिया से 10 गाड़ी से कोई आ गया तो कोई आरा से आ गया तो कोई सिवान से आया तो कोई छपरा से, सब अपने घर के त्यौहार छोड़ के मेरे घर पे आ जाते हैं। तो मैं वहाँ भी ठीक से नहीं मिल पाता उनसे, उनके साथ 10 मिनट टाइम नहीं दे पाता। और मैं जाता भी हूँ 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, नहीं तो फिर वहाँ मम्मी पापा को परेशानी होने लगती है। आप बिहार से हैं तो आप लोग को तो छठ की भव्यता पता है, लेकिन देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो छठ की वो भव्यता बिहारियों के लिए नहीं समझता। हम जो टीवी में काम करते थे तो हमारे जो बिहार के मित्र थे, क्योंकि दिवाली छठ एक साथ आती है, तो वो दिवाली नोएडा में रह के मना लेते थे और छठ के समय दिल्ली बंबई से गांव जाते थे। क्या है बिहारियों के लिए छठ, थोड़ा बताइए ना हमारे लोगों को, क्योंकि देश में बहुत बड़ा वर्ग हो जो इससे नहीं जानता होगा। उनके लिए दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है, लोग दिवाली में घर आते हैं, बिहारी छठ में घर जाता है। समझिए कि हमारे लिए छठ, हमारे लिए हमारा सम्मान है, हमारा घमंड है। क्योंकि छठ अगर कोई बिहारी है, और मुझे लगता है कि अगर वो छठ के बारे में नहीं जानता या अगर वो छठ त्यौहार भूल गया है तो फिर उसे बिहारी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे संस्कार में छठ जो त्यौहार है ना, वो सबको जोड़ता है। जैसे दीपावली हो गई, हमारे यहाँ त्यौहार ही ऐसे होते हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए है, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो या माँ बेटे की जिउतिया हो। मुझे लगता है कि हर रिश्तों के लिए हमारे यहाँ त्यौहार बना हुआ है, सिर्फ इसलिए कि तू 1 साल याद मत कर मुझे, बट एक दिन आएगा ना यार कि तू मेरे लिए याद करेगा। चाहे वो माँ बेटे की बात हो या पति पत्नी की हो या भाई बहन की हो, तो सारे रिश्तों के लिए हमारे यहाँ त्यौहार बना हुआ है। इसलिए शायद हम अपने रिश्तों को ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ठेकुआ खाने का भी शौक है? अरे बाबा, ठेकुआ अब हमारी मेहरारू ही करती है। हाँ। और मुंबई में ही करती है। और मुंबई में अब ठीक ठाक घर है अपना, एक छोटा सा है, तो वहाँ पे अपना पोखरा भी खुनवा देती है। वहाँ पे कोसी भरने के लिए बहुत पर्याप्त जगह भी है। तो बहुत सारे लोग जो गोरखपुर से हैं, देवरिया से हैं, सिवान से हैं, तो मेरे ही लॉन में आके सब लोग छठ करते हैं। तो ठेकुआ मिलता ही है। और मैं यहाँ जाता हूँ तो फिर मम्मी के यहाँ से मंगा लेता हूँ, क्योंकि आसपास ही शूट करते रहता हूँ। तो ये छठ मैया का आशीर्वाद कब लगा, कहाँ से ये हीरो बनने की शुरुआत हुई, कहाँ से गाना बजाना हुआ? क्योंकि कई लोगों ने हमको बताया कि आप कलाकारों के साथ काम करते थे, उनका हेल्पर बॉय थे और छोटा छोटा बहुत सारा काम आपने किया। हाँ, मैं गांव पे ना अखंड बहुत गाया हूँ। हाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये मैं कम से कम ना भी गाया हूँ तो 500 से 700। जहाँ भी होता था ना, कान को सुनने को आ गया ना, मैं रातों रात, हम लोग 40-45 लोग, हमारे गांव के छोटे छोटे एकदम, उस समय एज भी कम थी, हम लोग चले जाते थे। वो एक था कि कैसे गाते थे, 2 लाइन सुनाई ना हमको। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इतना ही गाना होता था और सारे दुनिया के धुन उसी में लपेट देते थे हम लोग। और लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि हम छोटे थे और पूड़ी खाने को भी मिलता था, क्योंकि उस समय तो भूख बहुत थी। हाँ। खाना नहीं था, भूख बहुत थी, तो कुछ भी मिलता था ना तो हमारे लिए त्योहार ही नजर आता था। वैसे भी गांव में जो पूड़ी और सब्जी मिलती है, हाँ। वो और गलका साग, उसका स्वाद अलग है। उसका तो जमीन पे बैठे खाना, टाट बिछा के, हाँ। लाइन से लड़के बैठे हैं, पत्तल पे सब हाँ, बैठे पत्तल हैं पे। और ब्यूटी। अब वही आज पंचायत में देखिए, हाँ। पंचायत जैसे सीरीज में छोटी छोटी चीजों को कितना बेहतर किया गया। तो वो मुझे याद आया, मैं कल देख रहा था तो मुझे मेरी गांव याद आने लगा कि अरे यार ऐसा ही तो हम लोग करते थे। हमको कोई बताया कि पंचायत में गाना भी आपका था, ए राजा जी। वो अलग दृश्य है, बट ठीक है, जिसके नसीब में जो चीजें होती है होता है। गाने का शौक है ही सब आपको? गाने का तो बहुत तो शौक खेसारी है। लाल के वर्जन में अगर ये गाना होता तो कैसे होता? 2-4 लाइन अगर आपको याद हो तो। किसका? ये, इनका? हाँ, हिंद का सितारा, अगर 2 लाइन याद हो तो। हमारे यहाँ ये आपके सोहर होता है। हाँ। बबुआ हमारे अब तो डीएम हुई है, डीएम ना तो सीएम हुई है हो, ए लाला ना हिंद के सितारा, ऐसे कुछ गाती हैं औरतें। हाँ। तो ये ज्यादा करके हमारे यहाँ औरतें गाती हैं, हमारे यहाँ का सोहर है। हाँ हाँ। और ये सब ट्रेडिशनल चीजें शादियों हैं। में गालियां पड़ती हैं। अरे वो तो हमारे यहाँ का यूएसपी है, हम लोग गाली सुनने के लिए पैसा देते हैं बाबा। गाली जब हम अपने शादी में गाली पाए थे आप?
गाली एक्चुअली मेरी शादी जो हुई ना सर, वो बहुत छोटे में हो गई। 17 साल के था मैं, हो गया। हाँ। उस समय तो पता भी नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है, प्यार के बारे में भी पता नहीं था कि प्यार भी कोई चीज़ होती है। पापा ने जिम्मेदारी दी, प्यार होने से पहले बीवी दे दी। तो नाबालिग ब्याह कर लिए थे आप? 17 ही साल के आसपास हाँ, थे। तो हमारे यहाँ तो पहले लड़के भी बिगड़ जाते हैं ना हमारे माँ बाप के नज़रों में। उनको लगता है कि ये भी बिगड़ जाएगा, ये भी कहीं भाग ना जाए। ना 7 ठो था भी ना, तो उनको लगा एडजस्ट करे थे जल्दी जल्दी। नहीं, हमारे सारे भाइयों की शादी बहुत कम एज में हुई। तो वही कहे ना, 7 ठो थे, उनको लगा कि उनको बोझ हम भी लगते हैं। इससे पहले कि लड़के बहुराए सेटल नहीं कर नहीं दो। बाबा, लोग कहते हैं ना कि लड़कियां बोझ होती हैं, हाँ। शादी ब्याह करके निश्चिंत हो जाएं। लेकिन हमारे बिहार में तो लड़के भी बोझ होते हैं कि भाई वो जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे माँ बाप शादी ब्याह को जिम्मेदारी समझते हैं, भाई ये जिम्मेदारी हो जाए, कमाने लगे। क्योंकि ये थोड़ी पता था कि भाई करियर बनाने के लिए, हमारे गांव में एक आदमी करियर बनाने के लिए नहीं पढ़ा है। हमारे यहाँ एक आदमी करियर बनाने के लिए उसके माँ बाप उसको आज़ादी नहीं दिए। जबकि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि 300 यादव परिवार होगा, पूरा यादव परिवार का टोला है। एक आदमी ने अपने बेटे को करियर बनाने के लिए वक्त नहीं दिया, शादी कर दिया, जिम्मेदारी दे दी। करियर के लिए वक्त नहीं दिया, जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी दे देगा तो तू भाई समझ ले, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तू कैसे भी कमा के तो खिला ही लेगा ना। तो जो तू भटक रहा है, कम से कम तुम्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति बना देते हैं, उसी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें जीवन चलानी है। तो हमारे जीवन में कभी हमें वक्त नहीं मिला, जिम्मेदारी मिली। तो गाँव गाना कैसे चला गया फिल्मों में या आगे? क्योंकि उस वक्त तो भोजपुरी का राइज भी इतना तगड़ा नहीं था। कहाँ से ख्वाब आपके मन में तो आ गए उस समय मैं उसके बाद मेरी शादी होने के बाद पापा, अब मम्मी पापा का भी एक होता है, देखिए वो लोग दोषी उनको नहीं बोल सकता, क्योंकि उस समय मैं खेसारी थोड़ी था। उस समय तो मैं उनके एक नॉर्मल बेटे, बाकी जो 7 बेटे थे उन्हीं की तरह था। तो जो उनको डांट पड़ती थी वो मुझे भी पड़ती थी। तो मम्मी का और पापा का हमेशा कहना था कि भाई अब तो बीबी आ गई, पहले तो तू नहीं भी कमाता था तो चलता था। तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली आया तो अब कार्यक्रम भी होते थे तो 500 700 ज़्यादा से ज़्यादा, जिस दिन 1000 मिल गया हमको वो समझ लिया, हाँ, लगता था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा जमा किया हुआ पैसा मिला है मेरा। तो वो सारी चीज़ें करते करते फिर मैं दिल्ली जब आया ना, तो फिर वाईफाई मेरी, और यहाँ पर स्थिति बड़ी ख़राब हो गई कि यहाँ पे अब 700-800 का शो हो रहा है, तो मैं छूट बहुत लेता था। मैं आज भी स्टेज करता हूँ तो अगर मुझे कोई 10 रुपये भी देता है ना, तो बाबा मैं छोड़ता नहीं, मैं हाथ में लेता हूँ। ये नहीं कि नहीं खेसारी के पास से स्टारडम है, कोई पैसा दे रहा है और मैं अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करता मैं। वो 10 रुपये की औकात मुझे पता है कि वो 10 रुपये मेरे पास नहीं थे, तो मैं मोतिहारी शहर में मैं फुटपाथ पे सोया था, और 5 रुपये बचाने के लिए मैं मई के महीना में छत पे बस के आया था, और बिना खाए, और मैंने 9 किलोमीटर उसी गर्मी में फिर 5 रुपये बचाने, उसी 5 रुपये से मैंने लीटी खाई, और मैं 9 किलोमीटर पैदल गया स्टेशन। 10 रुपये पाने के लिए स्टेशन से जाकर फिर मैं बुआ के यहाँ गया कि बुआ को प्रणाम करूंगा तो 10 रुपये देती है। तो फिर मैं बुआ के यहाँ पैदल फिर गया, छपरा से उतर के, तो बुआ को प्रणाम किया, आने लगा तो बुआ ने, हमारे यहाँ होता है ना कि हम कहीं ही जाते रिश्तेदार पैसा देते हैं, जाते वक्त पैसा मिलता है, जाते वक्त पैसा मिलता, बड़ा मजा आता है उसमें। हाँ, तो उसके बहाने भी कई बार आदमी जाता था कि कुछ तो मिलेगा। सही बात है। तो मैं वहां से मोतिहारी शहर से 5 रुपये बचाने के लिए छत पे आया, फिर वहां से 5 रुपये बचाने के लिए 9 किलोमीटर दूर जाके स्टेशन पे गया, वहां से फिर 10 रुपये और मिल जाए उसके लिए मैं बुआ के यहाँ गया। तो ऐसी परिस्थितियों में तो उस 10 रुपये की औकात मुझे, और 10 रुपये की क्षमता, और 10 रुपये की ताकत मुझे पता थी, और आज भी पता है। इसीलिए कोई अगर मुझे 10 रुपये भी स्टेज पे देता है, वो 5 लाख पब्लिक की भीड़ में गाता हूँ, लेकिन वहां जब कोई 10 रुपये देता है ना, तो मुझे वही 10 रुपये बुआ का दिया हुआ बात सुनकर हमको एक सवाल हमको किसी ने भेजा था सलाह के तौर पर, और आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया हमको। किसी ने कहा कि यार खेसारी से कहना कि यार तुम इतना बड़ा स्टार बन गए हो, अभी भी तुम छुटभैया वाली हरकत छोड़ते क्यों नहीं हो? अब जो आपने कहा ना 10 रुपया भी आप ले लेते हो, क्योंकि आपको उसकी कीमत पता है। हाँ, कि इसके लिए बहुत पापड़ बेला गया है, ये इतना आसान नहीं है, ये भी यारा जाने मत दो। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ आ ही रहा है ना। और दूसरी चीज ये है कि वो 10 रुपये नहीं है मेरे लिए, वो मुझे छूना चाहता है, और वो 10 रुपये के बहाने वो आदमी छूना चाहता है क्योंकि मुझे प्यार करता है, और उसी बहाने वो छुएगा मुझे।
और जो खुशी होती है ना, वो मेरे हाथ टच होते हैं उनसे, और उनको लगता है ना कि उनको जीवन में सब कुछ मिल गया, घर जाके मुस्कुराएंगे कि अरे आज कि आज पता है खेसारी को मैंने छुआ यार। तो वो मैं क्योंकि उस समय भी उनके रिएक्शन देखता हूँ ना, तो मुझे मुझे लगता है नहीं यार, वो 10 रुपये नहीं, उसकी आस्था जुड़ी है उस खेसारी से। अब किसी मंदिर में हम जब प्रसाद लेके जाते हैं तो पंडित ये थोड़ी पूछता है कि नहीं आपके 1 लड्डू है तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा। 10 किलो लड्डू वाले भी दर्शन करते हैं। सही बात है। तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके श्रद्धा को हम कैसे तोड़ दें? इसीलिए वो 10 रुपये मेरे लिए ठीक है, वो तो 10 रुपये की कीमत भी पता है, दूसरी की वो मुझे छूता है तो मुझे भी अच्छा लगता है यार कि वो खुश है, क्योंकि मैं आया हूं उसी के लिए। अगर वही नहीं छुआ तो फिर मेरे मतलब क्या आने का? अच्छा, एक सवाल और हमारे मन में आता है। अक्सर जब आदमी बड़ा हो जाता है, पैसा वाला होता है, कहता है यार लाइफ में मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसा जरूरी नहीं है। हम और आप बहुत नीचे से उठे लोग हैं, पैसा कितना जरूरी है? क्योंकि मेरी मम्मी अक्सर कहती हैं कि पैसा ना हो तो अस्पताल में आपका इलाज भी नहीं होगा, आप मर जाएंगे। पैसा कितना जरूरी है इंसान के लिए? और आज के समय जब आप पैसा कमा लिए, लाखों लाख रुपया शो में लेते हैं, तब पैसे की कीमत क्या नजर आती है? इच्छाओं को मरने मत दीजिए। मैं तो हमेशा इच्छा अपनी जाहिर करता हूं कि इच्छाओं का अगर अंत हो गया तो इंसान संत हो गया। लेकिन हम तो संतों पैसा लेते हैं दबा के। यानी एक बात बोलता हूं कि इच्छाओं का अगर अंत हो गया तो इंसान संत हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो फिर आपको जरूरत किस चीज की है? तो फिर तो आप भगवान के हो, अब भगवान आपके हैं। ना आपको किसी धन की जरूरत है, क्योंकि हम जो भी लालच करते हैं, आजकल संत भी जो ले रहे हैं, तो उनके पास इच्छा किस चीज की है? उनको भी धन की इच्छा है, इसीलिए उसके उनके इच्छा का अंत हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि पैसे जरूरी हैं, बट लोग कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। कभी कभी मैं अपने घर पे भी देखता हूं कि मैं पैसे तो बहुत है मेरे पास, बट कभी जरूरत पापा को पड़ती है तो पैसे नहीं जा पाते, मेरे लोग जा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसे जरूरी है, बट अगर इंसान को जिंदा रहना है ना, और इंसान को पैसे से ज्यादा जरूरत एक इंसान की होती है। अचानक खेसारी के पास डिफेंडर है, BMW है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, दौलत है, लेकिन अगर आपके पास एक इंसान है ना, तो कल आपके पापा की जरूरत होगी तो बाइक ही आपका वो दोस्त काम करेगा और वो इंसान काम करेगा, अगर आपने उस इंसान को कमाया है तो। और आपके पापा को तुरंत कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कराएगा, क्योंकि आपने उस इंसान को कमाया है। सही बात है। तो इंसान कमाना बहुत जरूरी है। अगर आपने पैसे कमाए, इंसान नहीं कमाए ना, मैं बहुत ऐसे करोड़पति को मरते हुए देखा हूं कि उनके मरने के बाद कोई उनके पास जाता तक नहीं। परवीन बॉबी 3-4 दिन वॉशरूम में लाश पड़ी रही। बताइए, कोई कंधा देने बॉलीवुड से नहीं पहुंचा जब उनकी डेथ हुई थी। उस पैसे का क्या मतलब? लेकिन जब वही कोई सामाजिक आदमी मरता है तो लगता है ना कि पूरी दुनिया है उसके साथ। तो आपने पैसे कमाए, लेकिन दुनिया में पैसे के साथ साथ जो आदमी दुनिया कमा लिया, उससे बड़ा दौलतमंद मुझे नहीं लगता कि कोई धरती पे होता है। आपके कई चाहने वाले हैं, वो आप पर कई आरोप भी लगाते हैं। एक आरोप लगाते हैं, खेसारी लाल, बहुत छोटी सी उनकी टीम थी जब शुरुआत किए थे, बढ़िया चल रहा था, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे, फिर खेसारी अकेले बड़े हो गए, जो साथ वाले थे उनको बड़ा होने नहीं दिए। एक नाम उसमें लेते हैं, कई लोग कमेंट सेक्शन में कॉमन नाम आ रहा था शंभू बाबा का, और भी बहुत सारे नाम आ रहे थे। ये सवाल आपके पास आते हैं आपके लोग, क्योंकि आप ही के चाहने वाले हैं, लाखों वो चाहने वाले जो आपको पसंद करते हैं, वही ये कहते हैं। नहीं, देखिए, वो सम्मानित हैं, शंभू बाबा सम्मानित हैं, लेकिन मेरे बढ़ने के बाद वो मिले थे। खेसारी लाल के हीरो बनने के बाद उस समय कम से कम 15 सिनेमा कर चुका था, 20 सिनेमा में। उसके बाद मैंने झलकोटन गाई थी। विषय वो नहीं है मेरे बढ़ने में। सबसे बड़ी चीज कि जब दायरा बड़ा होता है ना बाबा, तो बहुत सारी चीजें, जिम्मेदारियां आप पे आती है। अब मेरा दायरा वो नहीं रहा कि मैं झलकुटन गाऊं। हमारे कहने का मतलब कि जब हम बाइक पे चलते थे तो हम किसी ठेला पे बैठकर खा भी लेते थे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज हम डिफेंडर से चलते हैं तो हम आम जगह पे रुकना भी मेरे लिए इतना प्रॉब्लम हो जाता है ना कि मेरे से पहले मेरी गाड़ी पहुंच जाती है, मेरे से उतरने से पहले मेरी गाड़ी लैंड कर जाती है, और वहां पंगा बहुत होता है। तो एक चीजें, जब आपकी चीजें बढ़ती है ना, तो बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है। ऐसा ये नहीं है कि आदमी आपको छोड़ दिया है। आप अगर साथ रहना चाहो तो आपको कोई छोड़ सकता है? सबसे बड़ी चीज है कि निर्भर आप पे करता है। ये आप समझ रहे हो ना कि आपको कोई छोड़ दिया है, बट कोई किसी को छोड़ता नहीं है। आप मान लेते हो,
आप उसकी व्यस्तता को देख नहीं पाते। किसी को समझने के लिए उसके पास जाना बहुत जरूरी होता है, और जब तक आप उसके पास जाएंगे नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि वो किस मानसिकता में है, उसकी दशा क्या है, वो कैसे जीता है, उसकी जीने की स्टाइल क्या है। आप दूर से किसी को जज करते हो कि फलाना बदल गया यार, बहुत अच्छा दोस्त था, ये तुम्हें लगता है, वो तुम्हारा आज भी दोस्त है। एक बार जाकर देखो, उसकी व्यस्तता को देखो। हो सकता है यही बात वो आपसे उम्मीद कर रहे हो कि पहले तुम भी तो लौटाया करते थे, अब शायद तुम बड़े आदमी बन गए, तुम में आ गया है। नहीं, हम उस समय भी उनके पास लौट के नहीं गए थे। जब हम पटना रिकॉर्डिंग करते थे तो लोग खुद आते थे, आकर कर जाते थे। ऐसा थोड़ी कि हम 24 घंटा किसी के साथ रहेंगे, 24 घंटा, क्योंकि और भी तो काम है, और भी तो लोग हैं। मेरे पर एक जिम्मेदारी भोजपुरी समाज का है, भोजपुरी भाषा का है। भोजपुरी के लोगों ने खेसारी लाल यादव को बनाया है। एक शंभू बाबा के प्यार करने से, एक मंगरू यादव जी के प्यार करने से, एक मनोज तिवारी जी के प्यार करने से, एक पवन सिंह के प्यार करने से, एक रवि जी के प्यार करने से, चाहे वो दिनेश जी के प्यार करने से खेसारी बड़ा हुआ है? नहीं, लोगों के प्यार से बड़ा हुआ हूं मैं। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं, अब आपने मुझे प्यार किया, अब आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे भूल गए। हर वो माली अपने फूल को संवारता है, बट वो खुद के लिए नहीं, सही बात है, किसी ना किसी भगवान पे चढ़ने के लिए, या किसी ना किसी के गले में माला बन के डलने के लिए, या कहीं ना कहीं टूट के बिखरने के लिए। इशारों इशारों हमने बहुत बड़ी बात कह दी। तो जिंदगी में कोई तो उस माली को समझना चाहिए कि अगर आपने किसी को बनाया है तो आपका स्वार्थ तो उससे होना ही नहीं चाहिए, कि हर वो दुनिया में बनाई हुई चीज अपने लिए होती ही नहीं है। हम आज इतनी सारी चीजें बना दी है, वो मेरे लिए है क्या? मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं। शरीर शमशान का है, बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा पतोह का हो जाएगा, जिंदगी मौत की हो जाएगी, और लास्ट में निधन ही लिखाना है। करना क्या है? मुझे नहीं लगता, धन धन करते रहिए, निधन ही लिखाना है। तो जब कोई किसी का है ही नहीं है तो फिर आप ये क्यों सोचते हो? चलो एक सवाल घुमा के पूछते हैं। सफलता के मुनाफे सब जानते हैं, सफलता का नुकसान क्या होता है? क्योंकि सफलता कीमत देकर तो आती है, हाँ, कीमत आपने भी चुकाई होगी। क्या नुकसान हुआ खेसारी के सफल होने का, खेसारी को, वो जो बाकी लोग नहीं जान सकते, वो तो आप ही पता होगा ना। बाबा, एक साइकिल और एक डिफेंडर। हाँ असफलता साइकिल हो गई, हाँ सफलता डिफेंडर हो गई। हाँ। डिफेंडर को खरोच भी लगता है ना तो 4 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन साइकिल 5 रुपए के पंचर बनाकर और इंसान सफर तय कर फिर लेता चैन चैन चढ़ाए और निकल गए। तो सफलता वही है। जब इंसान सफल होता है ना तो उसके जीवन हर दिन मौत की तरह होती है, क्योंकि हमारे हर चीज नोटिस होती है। पहले खेसारी लाल यादव कुछ भी बोल जाता था, कुछ भी कह जाता था। मैं कितने लोगों का बाबा सरसों उखाड़ा हूँ, सरसों अच्छे से सरसों उखाड़ के मैंने अपने भैंसों को खिला दी। कितने लोगों का मकई का बाल तोड़ लिया रात को, कितने लोगों का मसूरिया काट लिया रात को। हाँ। उस समय खेसारी को कोई जानता नहीं था, इसलिए लेकिन तो चोरी चकारी था, चोरी चकारी बहुत सारी चीजें की मैंने, लेकिन कोई खेसारी को नहीं पता कि हाँ खेसारी ने ये भी किया, ये भी किया, वो भी किया, ऐसा भी किया। हाँ। लेकिन आज खेसारी खांसता भी है ना तो लोगों को लगता है कि खेसारी अब खत्म हो रहा है, बीमारी हो गई है कोई उसको। तो दिक्कत वहां है। सफलता, लोगों को लगता है कि सफल है। सफल इंसान तब हो जाता है जब मुझे लगता है कि जिस दिन हर वो इंसान अकेला हो गया ना तो समझ लीजिए कि वो सफल हो गया। क्योंकि सफलता में कोई साथ होता ही नहीं है। हर आदमी से उससे कुछ ना कुछ चाहिए, कोई साथ नहीं होता है। मैं आज महसूस यही करता हूं अपने जीवन में, क्योंकि मुझे हर आदमी की खुशी के लिए काम करना होता है। मम्मी नाराज ना हो जाए, सबकी अपेक्षाएं होंगी, हाँ, पापा नाराज ना हो जाए, बीबी नाराज ना हो जाए, सबके टॉन्ट तुरंत होंगे और तुम बदल गए। हाँ, है क्या ना कि क्योंकि आप उनके लिए कमाने जा रहे हो, उनको लग रहा है कि हमें टाइम नहीं दे रहा है। तो भाई तुम्हें टाइम देगा तो फिर कमाएगा क्या? अगर तुम एसी में सो रहे हो तो उस एसी के बिल के पैसे तो होते हैं ना, तो उसके लिए, वो एसी खराब हुआ उसके लिए, तो हर उस व्यवस्था के लिए, और व्यवस्था तो ऐसे बनती नहीं है। कोई भी चीज एक जगह तो मिलता नहीं है। बाबा ये जूता किसी अलग कंपनी से लाया हूं मैं, ये पैंट कहीं अलग से लाया हूं, ये घड़ी कहीं अलग से है। लेकिन हुआ किसके लिए? सिर्फ खेसारी के लिए।
ये इतनी सारी चीजें जो आपके सामने है, कोई एक दुकान से आई है ना। तो ये बताइए। और लेकिन इस घर को सजाने के लिए इस सारे व्यवस्था का जरूरत है, लेकिन किया है आप ही ने। मेहनत आपकी है कि इसको कहां कहां से लेकर आए हैं आप, तो ये आपको पता है। खेसारी को क्या पता है कि आप कहां से लाए हैं? खेसारी के भोजपुरी में दोस्त है, जानते तो सब है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई दोस्त है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना हमने महसूस किया, बड़ा कंपटीशन है। हर आदमी साथ है बट साथ नहीं है, पीछे से काटने की कोशिश कर रहा है। आपके मीडिया लाइन में कोई दोस्त है? हमारे तो फिर भी 2-4 मित्र हैं अच्छे। नहीं, ये झूठ है। ना हमारा स्वार्थ नहीं है, ना हमने कंपटीशन नहीं रखा। एक्चुअली है क्या कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करेंगे बाबा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा दोस्त है। सब लोग गार्जियन हैं, सबको मानते हैं, बट अगर दोस्त बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी दूसरे को कंपटीशन दे चलो पाएंगे। आप और ना एक गार्जियन कह दूसरे रहे हो, के। आप बड़े बड़े नाम है, रवि जी हैं, मनोज जी हैं, पवन से और बहुत सारे नाम है। आपको लगता है कभी खेसारी गिरे, इनमें से कोई होगा जो आपको उठाने के लिए आएगा दिल से, मौज नहीं काटेगा पीछे से? नहीं, कोई नहीं उठाएगा। क्यों उठाएगा? तो फिर कैसे गार्जियन हुए लोग आपके? नहीं, गार्जियन अलग विषय हो गया। एक मानना, क्योंकि हम गार्जियन मानते हैं, हाँ। वो मेरा विषय है। ये हमारा दिल है, ये हमारा दिल है और ये हमारी भाषा है, हमारी जुबान है और हमारी सोच है। हमारी परवरिश ये हमारी परवरिश है कि हम उनको गार्जियन मानते हैं। वो हमें क्या मानते हैं? देखिए, मैं वही कहा ना कि माली कभी भी फूल लगाता है या बाग लगाता है ना, तो खुद के पूजा के लिए नहीं लगाता है, वो किसी दूसरे के श्रद्धा के लिए लगाता है। हाँ। और मेरे मन में अगर श्रद्धा है तो मैं आपको प्यार करता हूं, आपको बाबा बोलता हूं, आपको बाबा मानता हूं, और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं आपके शब्दों का कायल हूं। क्योंकि आपके शब्द ऐसे होते हैं ना कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मुझे सीखने की चाहत आज भी है और हमेशा रहती इसलिए है क्योंकि मुझे मेरी परवरिश के लिए मेरे गार्जियन ने कुछ नहीं किया, समाज ने किया, और समाज के शब्दों से मैं बड़ा हुआ। इसलिए हर दिन समाज के शब्दों के साथ जीना चाहता हूं और समाज से कुछ शब्द लेना चाहता हूं। पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है? आपने नहीं पढ़ाई की, मैं कई बार आपको सुनता हूं, आप कहते हो कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं यहाँ बेवकूफ़ बन गया, यहाँ फंस गया, यहाँ ये हो गया। मुझे लगता है कि आपके अंदर सीखने की चाह है और इस बात का अफसोस है कि आप पढ़ नहीं पाए, या आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया नहीं। पढ़ाया होता तो शायद आप और बेहतर होते और कॉन्फिडेंट होते। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पढ़ा होता तो मुझे लगता है कि मेरी सीढ़ी 2 कदम और ऊपर होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बिना पढ़े लिखे की वजह से चली जाती है और वो अफसोस होता है। लेकिन मैं जैसे उसमें कहाँ क्या हुआ, कुछ कोई किस्सा कहानी जहां पर आपको लगा हो, हाँ दिल की बात है, यहाँ तो आपने खुद कहा कि दिल की बात दिल से कहो तो दिल तक पहुंच जाती है। शायद कोई हो जो गांव में बैठा हो आज, उसके माँ बाप ये वीडियो देखें और गरीबी में उसको पढ़ाने भेज दें। नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा को दोष नहीं देता बाबा, और किसी भी गार्जियन का कोई दोष होता नहीं है। हमें वो पाल पोस के इतना प्रेरणा बड़ा तो होती है ना, जैसे आपके माँ बाप नहीं कर पाए, हो सकता है आपको दे कोई कर दे। कहाँ आपको एहसास हुआ पहली बार कि पढ़े होते तो और बेहतर होता? पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई, उसका एहसास हो जाता। कई ऐसे जगह आए जहाँ पे मेरे कोई मैनेजर नहीं थे, मैं अकेला था, सफ़र कर रहा था, तो कई ऐसी जगह आई जहाँ पे मुझे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं पेपर साइन करने के लिए वो लोग लाए तो मैं बोला कि सही पेपर साइन नहीं करूँगा, ये काम छोड़ दीजिए, मैं नहीं करूँगा, लेकिन पेपर साइन नहीं करूँगा। और वो पेपर साइन करने की वजह से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई। आज जब पढ़े लिखे लोग आए, वो पेपर साइन कराए तो अपॉर्चुनिटी चली गई। ये वाला किस्सा हम सुनना चाहेंगे, ये जो म्यूजिक लेवल वाला किस्सा आप बता रहे हैं। तो बड़े जब पढ़े लिखे आए तो भी 2-4-5 साल बर्बाद करवा दिए। देखिए विषय जानते हैं क्या? गाना गाना था उस म्यूजिक लेवल के साथ? कोई 100 गाने का 100 कुछ ऐसे डील था, बट मैं 3-4 साल से परेशान हूँ उस बात के लिए। कोर्ट कचहरी में मामला पहुंच गया, कोर्ट ने कहा कि आप 2025 तक शायद कहीं और काम नहीं कर सकते। हाँ, अब सोचिए कि रोज आदमी धुन पे या गाना पे डिस्कशन करता था, कौन शब्द कहाँ रखना है। अब अपने वकील लोग के साथ बैठ कर मैं मुद्दा पे डिस्कशन करता हूँ, ये मुद्दा ठीक नहीं है, नहीं 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 नहीं, यहाँ से ये नहीं, क्या ये नहीं सर, नहीं, यहाँ से ये पॉइंट पे बात करता हूँ मैं। लोग हमसे कहे कि यार खेसारी इतना पैसा कमाए, कह देते यार मैनेज कर लेते पैसा से, आजकल पैसा तो सब खरीद लेता है। देखिए पैसे से सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसा मेरे लिए विषय है ही नहीं। अगर कोई पैसा कह दे कि भाई तू 2-4-5-10 करोड़ हमें दे दे, हाँ। हमारी लालच वही है, तो ज़्यादा विषय नहीं है बाबा। मुझे लगता है कि मैं लोगों से दूर होता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं लोगों के बिना जी ही नहीं सकता। मेरी परवरिश जब लोगों ने की है तो अकेला जी नहीं पाता मैं। मुझे लोगों के बीच में रहने की, एक भीड़ का जो शोर का आदत है ना मुझे,
वो मुझे हमेशा मुझे सुकून देता है। मुझे नींद नहीं आती, मैं रात को मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे या 4 ही घंटे सोता हूँ। बट मुझे लगता है ना कि वो 4 घंटे की नींद जो है ना, वो शोर के साथ होती है। खिसारी, 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 खिसारी। मैं हमेशा अपना वीडियो देखते रहता हूँ अपने शो का, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है ना, तो वहाँ जो मैं लोगों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ किया मैं सामने हूँ, कभी किसी भीड़ में खड़ा मैं भी था। तो ज़िंदगी में मैंने खुद को बड़ा करने के लिए उस भीड़ से हटा और भीड़ को अपना बना लिया। ऐसा नहीं कि मैं उस भीड़ का हिस्सा बना, मैं उस भीड़ को अपना बना लिया कि मेरी है और ये जनता मेरी है, इसको कोई मेरे से छीन नहीं सकता। कब तक कोई छीनेगा? मेरे हुनर को कोई छीन लेगा, मेरे काबिलियत को कोई छीन लेगा, मेरे मेहनत को तो कोई दबा नहीं सकता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंसान डिस्टर्ब होता है। तो जब राम, जिस दिन आपको अयोध्या से लालच होगी ना, आप मर्यादा नहीं बन पाएंगे। मुझे अयोध्या से लालच ही नहीं है। लेकिन एक स्टेटमेंट आया आपका जिसमें आपने कहा कि मुझे बिहार का सुशांत सिंह राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बचपना था मुझे, मैं चोर नहीं था। मैं इस बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। उस बीच में मेरे ऊपर एक पथराव हो गया था। मैं हाजीपुर से थोड़ा सा आगे एक जगह था, वहीं पे मेरा शो था और कुछ पॉलिटिकल चीज़ें थी और कंप्लीटली मुझे मार दिया गया था। जिस गाड़ी में मैं बैठा था, उस गाड़ी का एक भी शीशा और एक भी गेट अस्थिर नहीं था। कंप्लीटली उस गाड़ी से नीचे में रौंद के और अपना शर्ट फाड़ के भीड़ का हिस्सा बन के भागा हूं। किसने करवाया था ये? आपके अब साथियों ने? कोई सबूत उसके मेरे पास है नहीं, फिर भी कुछ तो आपके मन में होगा। बट कुछ नाम मत लीजिएगा, कुछ बट लोगों ने हाँ, कलाकारों ने? कुछ लोग नहीं, कलाकार नहीं। देखिए, कलाकार को नहीं मारता। फिर कलाकार तो कोमल दिल का आदमी होता है। जो प्रोड्यूसर टाइप लोग होते हैं। हाँ, कुछ लोग थे, वो वहीं के लोकल ही लोग थे। अब उनका पता नहीं क्या दुश्मनी थी, क्या विषय थी, बट ठीक है, वो जीवन में आया और उसके लिए बिहार की जनता ने एक दिन पूरा बिहार बंद कर दिया। तो वो मेरे लिए था कि एक छोटा आदमी, जो एक भूजा बेचने वाला आदमी, एक लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी का बेटा और एक लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी के लिए पूरा बिहार बंद हो गया और एक दिन पूरा बिहार बंद रहा। तो इससे बड़ी बात खेसारी लाल यादव के लिए क्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि किसी नेता के लिए भी बिहार बंद हुआ होगा कभी, लेकिन खेसारी लाल के लिए बिहार बंद हो गया। तो ये एक छोटे से इंसान के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। कहते हैं गरीबी अभिशाप होती है। जब मैं आपको सुनता हूं तो मुझे लगता है अभिशाप नहीं है, आपके लिए वरदान है। हाँ, आपकी गरीबी ही आपकी ताकत बन गई और वही मोहब्बत की वजह बन गई। और इसी वजह से, क्योंकि आप गरीब थे, आप अनपढ़ थे, आप उनके बीच के थे, लोगों ने आपको सर पर बैठा लिया। मुझे सब कुछ चाहिए। देखिए, एक गरीब आदमी, बाबा मैं आपसे बताता हूं कि एक गरीब आदमी के पास बहुत सारे अवसर होते हैं। उसको घर भी चाहिए, उसको गाड़ी भी चाहिए, उसको पैसे भी चाहिए, उसको लोग भी चाहिए, उसको फैक्ट्री भी चाहिए। लेकिन एक अमीर आदमी के पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, भोगने के लिए होता है। एक अमीर का बेटा जब पैदा होगा ना, तो कभी आप ये नहीं सुनिएगा बड़ा किस्मत वाला है ये, इसको करने के लिए कुछ नहीं है। ये उसका दुर्भाग्य है जी। वो जीवन में आया तो है, लेकिन सिर्फ गंवाने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं। क्योंकि उसके पास पाने के लिए इतना कुछ पा लिया है उसके बाप ने कि वो अब क्या पाएगा, उससे बड़ा वो बन ही नहीं सकता है। तो एक गरीब के पास ना बड़ा बनने का अवसर होता है और वो खुद को बड़ा करने के लिए, अपनी फैमिली को संवारने के चक्कर में वो बड़ा हो जाता है और वो कब जिम्मेदार बन जाता है पता ही नहीं चलता, और वो करते करते क्या नहीं कर जाता है। तो वो जो पब्लिक आपकी है, उस पब्लिक ने हमें थोक के भाव सवाल भेजे, और हम जब इंटरव्यू करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जनता का सवाल उठाए, क्योंकि एक्चुअली में हम और आप उन्हीं के लिए काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप गाते हैं उनके लिए, हम काम करते हैं उनके लिए, और जो वीडियो देख रहा है उसी के मन का ना हो तो फिर मजा नहीं आता। तो एक सवाल आप पर आया कि खेसारी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वो अपनी कहानियां इमोशनल सुनाते हैं और उससे सिंपैथी पाते हैं। इसको मानते हो आप? लोग ये आरोप लगाते हैं खेसारी खुद तो गरीबी से निकल गए, लेकिन बाकी जो गरीब कलाकार है उनको उस तरह सहयोग नहीं किया खेसारी ने। मेरा कोई सहयोग नहीं किया। आपने किया किसी गरीब कलाकार का सहयोग? अच्छा, ये बाबा एक बात बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा जी? गरीब होने से कोई एक्टर थोड़ी बनता है। आपको एक्टिंग तो आना चाहिए ना। अब आप गरीबी का झांसा देकर किसी को बोले कि नहीं हमको फिल्म में हीरो बना दो, भाई अरे भाई आपके गरीबी से जनता को क्या लेना देना है?
आपके गरीबी से उस प्रोड्यूसर को क्या लेना देना है? आपके गरीबी से उस टेक्नीशियन को क्या लेना देना है? आपके गरीबी से उस हॉल वाले को क्या लेना देना है? मेरे कहानी का मतलब कि एक बार खेसारी आपको मदद करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन आपके अंदर कोई बात नहीं होगी तो पूरे जीवन कोई आपको मदद करके बड़ा नहीं बना सकता। तो जिंदगी में यहां बड़े बड़े बाप के बेटे कुछ नहीं कर पाते हैं और मेहनत करने वाला आदमी खेसारी बन जाता है, मेहनत करने वाला आदमी कोई मनोज तिवारी बन जाता है, मेहनत करने वाला आदमी पवन सिंह बन जाता है, मेहनत करने वाला। हम पे किसका हाथ था? हम पे तो किसी का हाथ नहीं था। हम लिट्टी बेचे, हम लोगों के घर में झाड़ू लगाए, लोगों के घर में जाकर बर्तन मांजे, सारी चीजें तो मैंने की। तो मैं तो बोलता हूं कि भाई मैंने की है, इसमें शर्म की क्या बात है? इसमें मुझे शर्म नहीं है। एक आरोप और आता है कि खेसारी ने सानिया मिर्जा का नाम का इस्तेमाल कर लिया सुपरहिट होने के लिए। भले मामला गया लीगल फंसे, लेकिन उस लीगल फंस के उतना कमा ले गए जिसने उनको रोशन कर दिया। सानिया मिर्जा साहब ने भी आपने कहा था, मैंने वो वीडियो देखा था कि सानिया साहब ने कहा कि हाँ आप पे केस की थी और हम हिट हो गए थे। वो क्या फैंस उनके थे उस नहीं, सानिया से जो मुलाकात आपकी थी हाँ, यारों के बारात में मैं गया था। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर बिहार में बहुत गाने बने हैं ना, हम ही गाए थे। हम ही गाए थे। तो मैं भी गाया था और पवन भी अभी गए थे। उनका तो सानिया मिर्जा का नथुनिया जान मरला, मेरा था नथिया वाली सानिया दूल्हा खोजली पाकिस्तानी। अब तो लौट आई है। अच्छा बाबा, मैं क्या बोला कि दुख तो मुझे हुआ ही था उस टाइम। आपको दुख नहीं हुआ था? छोटे थे हम लोग, उतना तो सोचते रहे थे। अरे तो हम कौन से लगता था कि हम झंडा फहरा रहे थे उस समय। आपको काहे दुख हुआ था कि सानिया मिर्जा का ब्याह पाकिस्तान में हो गया? बाबा किसको दुख नहीं था? पूरे हिंदुस्तान को दुख हुआ था। कोई अब विषय खेसारी को बोलते अलग विषय है। हाँ। बट मुझे लगता था कि उस समय बचपना थी मेरी। हाँ। उस समय में 18-19 साल का आदमी था, मुझे क्या पता जैसे गाने क्या होते हैं, हाँ। शब्द क्या होते हैं। उस समय तो बाबा एक चाह थी कि हिट होना है मुझे। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा यार, मुझे हिट होना है, बस 2-4-10 प्रोग्राम मिलेगा, उसी में जीवन चलता रहेगा। मुझे लोगों को देखता था तब मुझे भी ऐसे ही बनना, ऐसे बनना है। तो उससे लिखा कौन था गाना? आप लिखे थे? ये नहीं, हमारे एक लिखवाए कौन? संजय सनेही। आइडिया किसका था ये गाना? ये आइडिया उन्हीं का था, वो लाए थे मेरे पास। हाँ। और हमारे रमेश जी, हमारे एंगल म्यूजिक के मालिक, जिन्होंने मेरे पीछे बहुत पैसे लगाए, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। तो ये संजय सनेही बहुत प्यारे। लेकिन दिल से आपके निकला क्योंकि आपको बुरा था कि हाँ, तो उन्होंने जब ये सुनाया तो उसी समय का एक घटना था। तो घटना था तो मैं बोला कि भाई नया मैटर है ये, गा ही देते हैं। और हम गाए और लोगों को उस कैसेट के 9 गाने और 9 के 9 सुपरहिट थे। मेरा एक सऊदी रे भौजी गाना उसमें था। सारे गाने मेरी उसके सारे हिट थे और उसमें सानिया भी था। तो सानिया मिर्जा ने पूछा तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मैं गाया था, मेरे पे केस ऑकवर्ड नहीं था आपके लिए? सानिया ने पूछा कि सानिया ने कहा बहुत सारे गाने आए थे, फिर आपने बताया एक ठो हम भी गाए थे। सर मैं ऐसा आदमी हूं ना कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लेता हूं। मुझे लगता है कि एक गुनाह को छुपाने के लिए ना इंसान 10 गुनाह करता है। एक झूठ को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान 20 झूठ बोलता है और वो भसते जाता है। तो भाई एक काहे के लिए वो सच बोल के खत्म करो। मैंने बोल दिया, सिलेंडर हो गया कि सानिया जी मैं गाया था, मैं फंसा भी था, मैं ट्रोल भी हुआ था और फिर मैंने सिर्फ कमाया भी खूब, और मैंने कमाया था और मैं उसी से स्टार भी बन गया। तो कम से कम एक भोजपुरी को सानिया मिर्जा ने कलाकार तो दे मतलब सानिया मिर्जा ने खेसारी लाल को स्टार बना दिया। नहीं ऐसा नहीं है, लोगों ने बनाया और मेरी भोजपुरी भाषा ने बनाया। शुरुआत बोहनी तो कहीं से होती है ना। हाँ, बोहनी हुई, वहां से मेरी बोहनी हुई। लेकिन देखिए आज क्या हुआ, तो देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते तो अब जब सानिया मिर्जा का डिवोर्स हुआ और ये खबर आई कि शोएब मलिक कहीं और ब्याह कर लिए और चीट किया उन्होंने, तो फिर आपको फिर बुरा लगा? अब हमको काहे बुरा लगेगा, हमको काहे बुरा लगेगा? बुरा उनको लगना चाहिए, जिंदगी उनकी थी। उनको सोचना चाहिए था कि हाँ तो बगल के गांव में शादी करने पे टूट जाता है, तुम देश से अलग कर ली भाई, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया कि देश से अलग जाने का क्या मतलब? ठीक है, उनका अपना विचारधारा है, उनका अपना विषय है, उनकी अपनी जिंदगी। क्योंकि दिल पे किसी का जोर नहीं चलता है और दिल कभी ना मजहब देखता है और ना ही समुंदर पार देखता है। लग गया तो लग गया, और आदमी दिल की जब बात सुनता है तो फिर दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए इंसान दिल के साथ जुड़ जाता है। खेसारी लाल का दिल टूटा कभी? सर हमारा रोज टूट जाता है। हमारा दिल कहिए मत। नहीं, प्यार में कभी कटा? चलो और अच्छे से पूछ लेते हैं, प्यार में कभी काजिज कटा आपका कि बैठ के किनारे बैठ के रोए हो या इमोशनल हूं मैं थोड़ा सा। मुझे प्यार जानते हैं बाबा कहाँ होता है। जैसे कि
आप मुझे पसंद कुछ हो। लोग कहते हैं खेसारी को हर हीरोइन से प्यार होता है। अच्छा तो ये बताइए, हर हीरोइन से प्यार नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? प्यार तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अब हमेशा बंदूक के नोक पे तो काम कराएंगे नहीं उससे हम। प्यार ये कोई जरूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ हम रहते हैं। अगर हम किसी को चाहेंगे नहीं, प्यार नहीं करेंगे तो हमारा केमिस्ट्री कैसे बनेगा? और शादी जहाँ तक बात है तो शादी तो हुई है मेरी, 2 बच्चे भी हैं। मैं तो पहले ही पूरी दुनिया इंडस्ट्री को, और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे से लेकर मेरे बीवी से लेकर मेरे घर परिवार, मेरे हर आदमी का तस्वीर दुनिया जानती है। मैं ही एक ऐसा एक्टर हूँ भोजपुरी में जिसकी पूरी फैमिली को दुनिया जानती है। हाँ, बाकी लोग छिपा के रखते हैं। बाकी लोग छुपा, क्योंकि बाकी लोगों को कर्म कांड करना होता है। मुझे तो, मैं साफ सुथरा इंसान हूँ, अगर मैं करता भी हूँ तो दुनिया को पता चलती है कि हाँ मैं कर रहा हूँ भाई। तो मैं इसीलिए प्यार मोहब्बत जहां तक बात है, मुझे हुआ था, कई बार हुआ, कई बार रोए भी हम, बट ठीक है, समय के साथ फिर बदल अक्षरम जाता दादा रोए थे या काजल में? है। रोई दोनों में थे हम, अच्छा, क्योंकि खोने का तो डर कौन है। आपको छोड़ा था, किसको आप छोड़े थे? देखिए, प्यार में जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो दोनों को राजी से ही छोड़ते हैं। और प्यार किसी एक ही को होता है, दोनों को नहीं हो सकता। या तो उनको मुझसे प्यार हुआ होगा या मुझे प्यार था। अगर दोनों प्यार कर ले तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को इतना समझ लेंगे कि उसमें 2 हो ही नहीं सकते, फिर तो एक हो गए ना वो। और एक कभी अलग नहीं होता, एक अलग नहीं होता है। 2 थे हम एक समझ रहे थे या उन्होंने एक समझ लिया होगा, इसलिए रिश्ते अलग होते हैं, ठीक है। और मुझे प्यार उनसे होता है ना जो बड़ी मेहनती होते हैं, जो काम को एंजॉय करते हैं ना बाबा, वो कितना सुंदर है मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मुझे लगता है एक खेसारी है और मैं उसके अंदर खेसारी देखता हूं, और खेसारी देखता हूं तो कैसे नहीं चाहूं कि खेसारी यहां खड़ा है और खेसारी को छोड़ दूं। मैं, हर दुनिया खेसारी को अपनाना चाहती, तो मैं कोई खेसारी मिला है तो कैसे छोड़ दूं? इसलिए उस खेसारी को नहीं छोड़ पाता और उससे जुड़ जाता हूं, और वो मेरे काम का हिस्सा हो जाता है, और हम मिलके जो करते हैं तांडव, वो लोगों के नहीं, आपकी जोड़ी बहुत सुपर हिट रही, चाहे काजल के साथ या बाकी लोग के साथ भी। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में आता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने बड़े सुपरस्टार हैं सब शादीशुदा है, और उसके बाद सबकी लाइफ में एक लड़की और है। अब लोग कहते हैं यार ये कौन सा कल्चर है, दुनिया भर की बात करते हैं लोग, लेकिन सबकी जिंदगी में मोहब्बत एक बाहर है। आप किसी का नाम उठा लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये काम की जरूरत है या मजबूरी है, या सबका कम उम्र में ब्याह हो गया, बाद में सुंदर लड़की देखी तो दिल पिघल गया? ये हो सकता है। नहीं, विषय बाबा ये होता है ना कि देखिए, हम जिस परिवेश में रहे हैं ना, हमें कभी सुंदर लड़की दिखी नहीं। मेरा पहला प्यार मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि अब दिल की बात हो रही है और आपसे झूठ बोलना ठीक नहीं है। और पहला जब मुझे प्यार हुआ ना, तो मैंने पहली बार सुंदर लड़की देखी गांव में, और कोई मुझे बाबू बोले तो बाबा कैसे? कोई मुझे बाबू बोल रहा है और सुंदर लड़की बोल रही है। भैंस पे चढ़ने वाला आदमी, अभी तक भैंस का मुंह देखा है, गाय को देखा है, भैंस को देखा है, बछरू देखा है, एक सुंदर लड़की, और हर ने पूरी दुनिया की कायनात लग रहा है जो वही है, और बोल रही है बाबू खा लो ये, बाबू ये पहनो। तो लगता है कि जिंदगी में यार अब सब कुछ मिल ही गया। तो हम जिस परिवेश में पैदा हुए ना, यही मोक्ष है। हाँ, यही उस समय तो वही लग रहा था। अब आदमी धीरे धीरे जब समझदार हुआ तो लगा कि नहीं यार ये एक रील है, और वो भी आदमी प्ले कर रहा था मेरे साथ, क्योंकि मैं नया था, मेरे लिए वो रील नहीं था, मेरे लिए रियल था, क्योंकि मैं रियल जिंदगी जी के आया था। लेकिन अगला रील का जिंदगी जिया था, उसको पता था कि ये रील है, बट मुझे पता नहीं था। बट ठीक है, हम जितने दिन रहे बेहतर, अच्छे एक व्यक्तिगत इंसान की तरह रहे, और उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। हो सकता है मेरे से भी उन्होंने कुछ सीखा होगा, चाहे वो उनकी बात कर ले चाहे उनकी बात कर ले। तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में, कि जो हमारी कमियां होती है उसको पूरा हमेशा करते हैं। कि कभी कभी हम पेन में होते हैं ना, तो एक सुकून देने वाला कोई चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है बाबा, कभी मार्केट का प्रेशर, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी पापा का, तो कभी मम्मी का, तो कभी बीवी का, तो कभी बच्चों का, बहुत सारी प्रेशर होती है, क्योंकि हमारे अपने हमें कभी नहीं समझ सकते। ये दुनिया का दस्तूर है, हर बड़ा आदमी को अपनों ने कभी नहीं अपनाया। अगर अपनों ने अपना लिया होता तो गैरों के हो ही नहीं पाते वो।
क्योंकि अपने कभी समझ ही नहीं पाते कि हम उनके हैं। हमें रोज अपने रिश्तों को क्लियर करना पड़ता है कि मैं तुम्हारा हूं यार, और अपने घर में ही करना पड़ता है, अपने मम्मी को बताना पड़ता है, अपने भाइयों को बताना पड़ता है कि मैं तुम्हारा हूं। मैं अगर अपने दोस्तों पे 50 रुपया खर्चा करता हूं तो अपने भाइयों के लिए 50 लाख, फिर भी उनको यकीन नहीं होता है, उनको लगता है कि नहीं अपने दोस्तों पे लुटा रहा है। तो अपने रिश्तों को हर दिन मुझे क्लियर करना पड़ता है अपनों के बीच में, अपनों के लिए कि मैं तुम्हारा हूं, बट उसके बावजूद भी उनको यकीन नहीं होता कि हम उनके हैं। अच्छा, एक सवाल घुमा के पूछते हैं। मैंने सवाल आईएएस अभिषेक सिंह से पूछा था, मैं आपसे ही पूछूंगा, और ये सब मर्दों पे। क्या मर्द हिपोक्रेट, दोगले होते हैं? चलिए सवाल का कॉन्टेक्स्ट, सवाल का कॉन्टेक्स्ट पूछ लेता हूं, किस संदर्भ में पूछ रहा हूं, आप पूछ लेता हूं। खेसारी लाल स्टार बने, हाँ, उनके अफेयर रहे, आज वो सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट भी करते हैं कि इनके साथ इनका रिश्ता रहा, और हीरोइन साथ प्यार नहीं करूं तो केमिस्ट्री कैसे बनेगी। इसी रोल को रिवर्स कर देते हैं। अगर आपकी वाइफ को किसी और से थोड़ा भी लगाव हो गया होता, क्या आप रिश्ता कंटिन्यू करते? अब मैं आपको बताता हूं, जिस जगह पे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बिग बॉस में भी गए थे। हाँ। जिस जगह पे मैं हूं बाबा, अगर उस जगह पे मेरी वाइफ भी होती ना तो उसके भी अफेयर हो जाते। ये बताइए क्यों लगता है आपका सही? बता रहा हूं, जिस जगह पे आज जितनी भी शादीशुदा महिला हैं जो इंडस्ट्री में काम करती हैं, जितने भी हैं, क्या उनके अफेयर नहीं होते? उनके लफड़े नहीं होते? क्योंकि होता ये है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो जानवरों से लगाव हो जाता है। धीरे धीरे अब हम हर दिन प्यार की बातें कर रहे हैं, वो सीन हो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगला सुंदर है, मुझसे बेहतर पढ़ा लिखा है, मुझसे बेहतर वो रहता है, मुझसे बेहतर हर चीज को जानता है। अब वो मेरे प्यार के तौर पे नहीं, एक समझाने वाला इंसान के तौर पे आता है, क्योंकि हमें आज भी लगता है कि हम बेवकूफ हैं, इसलिए कोई समझाने वाला आकर मेरा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कुछ सीख रहा हूं, और उस सिखाने में मैं उसका हो जाता हूं। मेरी प्रॉब्लम ये है, और हर मर्द की प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने आप को कभी ताकतवर नहीं समझ पाता। बोल देता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, वो हमेशा अपने आप को कमजोर। उसको जिस मर्द को आगे बढ़ना है वो डर के ही जिंदगी को चलाता है। बहुत ईमानदार है आप। डर के जिंदगी को इसलिए चलाता है कि उसको पता है कि जहां डर नहीं ना, वहां सिर्फ मौत होती है। दावे से कह सकता हूं, कोई इतनी ईमानदारी से इस बात को नहीं कह सकता जितनी ईमानदारी से आपने कहा। शायद यही वजह है कि लोगों के दिल में आप है। सही है गलत है वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ये ईमानदारी जो है बड़ी गजब की है। घर परिवार में इसका नुकसान हुआ जब जाते हैं घर आप बच्चों के साथ, बीवी के साथ, इस बारे में लड़ाई झगड़े होते हैं आपके, या एडजस्ट कर लिया उन्होंने? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बैठने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने कैमरे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ बैठा हूं, हम वैसे ही और मुझे बहुत कंफर्ट महसूस हो रहा है। झगड़े कहाँ नहीं होते हैं? मेरी पत्नी राधा थोड़ी है, रुक्मिणी थोड़ी है। मेरी पत्नी कलयुग की पत्नी है, द्वापर नहीं है बाबा। झगड़ते हैं हम, बट झगड़ना अलग विषय हो गया, बट उसका लड़ना भी तो एक कला है ना। कोई तो है जो मुझे समझने वाला नहीं है, और कोई तो है जो मुझे बताता है कि तू कुछ नहीं है। हाय शाबाश। दुनिया जीत के घर पे हार गए। हाँ, तो कोई तो है जो मुझे बताता है कि तू कुछ नहीं भाई, तू जीरो है। हेलो, कौन सा अहंकार में पल रहे हो? क्या खाना है? तुम्हारे हिसाब से नहीं बनेगा, यहां बच्चों के हिसाब से खाना बनता है। बच्चों को जो पसंद है वो खाना बनता है, जो मम्मी पापा को पसंद है वो खाना बनता है। मैंने अपने पसंद से कभी पत्नी से कहा नहीं कि तुम खाना बनाओ। अब कभी पूछती भी है तो मेरे जीवन में एक ही चीज, मड़ुआ की रोटी और दल पिट्ठी। दाल में हमारे यहाँ जो दाल के दुल आप खाए ही होंगे, तो हमें बहुत पसंद है। लिट्टी चोखा, मड़ुआ की लिट्टी और दल पिट्ठी, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी वाइफ गांव से है तो वो बहुत अच्छा बनाती भी हैं, और वो बहुत अच्छी कुक भी हैं, और बहुत अच्छी लेडीज हैं। अपने मैंने क्या बोलते हैं, वाइफ हाउस क्या बोलते हैं उसको? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ बहुत अच्छी। घर अच्छा संभाला, घर अच्छा संभाला, घर से सुकून दिया है ताकि आप दुनिया जीत सकें। बिल्कुल। उन्हें देखिए,
लड़ना ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं मेरी वाइफ बहुत लड़ती नहीं है। क्यों नहीं लड़ेगी भाई? वो पूरी दुनिया देख रही है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, तो उतना भी नहीं करेगी तो फिर वाइफ कहाँ है वो? हाँ कोई तो लड़ाई तो वहीं होती है जहां हक होता है, जहां पे हाँ प्यार होते हैं, जहां पे रिश्ते होते हैं। तो उसका लड़ना भी जायज है, ठीक है। हम भी चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं। हर जगह तो मैं जीत ही जाता हूँ, हर आदमी को तो चुप करा ही देता हूँ, कहीं तो मुझे चुप होना पड़ेगा। चलो बाहर कमरे से निकलो, आज नहीं सोओगे तो। नहीं नहीं, कभी कभी मैं गुस्सा करके मैं ऑफिस पे भी चला जाता हूँ सोने के लिए, हम्म। क्योंकि मुझे लगता है ना कि उनके जिद को वो कुछ बोलेंगी, मैं कुछ बोलूंगा। तो एक गाना भाविक लिए हो जाए, हमको लगता है कि इतना तो भाविक बनता है, इतना झेल रही हैं आपको। कहे खिसियाइल बाड़ू जान लेबू का हो, अरे हमर चिरई परान लेबू का हो। जबरदस्त। एक शायरी हमको याद आ गई कि कैसे करें उनके प्यार के काबिल खुद को, शायरी वो समझते नहीं, अदाएं हमें आती नहीं। आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह का बड़ा जिक्र होता है, एक बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है इंस्टाग्राम पर, जिसमें आप दोनों लोग गजब का डांस करते हैं। लोग समझ नहीं पाए कि आप दोनों में राइवलरी है, मोहब्बत है, कब वो गरियाते रहते हो एक दूसरे को, कब वो एक दूसरे को पुचकारते रहते हो, कब वो भैया भौजी चलता रहता है। क्या रिश्ता है पवन सिंह से आपका? सच्ची वाला, देखो आप दिल की बात चली, आज आज बनावटी वाला कोई काम नहीं आप पे। बाली और सुगरी में वाला है। देखिए एक्चुअली है क्या, बताता हूँ आपको। बाली सुगरी वाला। अब हम लोग के जीवन में कोई राम आएगा और किसी को मारेगा। अब बाली कौन है सुग्रीम कौन है ये नहीं बताऊंगा हाँ मैं। ठीक है। तो विषय ये है ना कि मेरे बहुत सीनियर हैं पवन हाँ। भैया, चाहे मनोज भैया या दिनेश भैया या रवि भैया। हाँ। ये लोग बहुत, मुझे लगता है कि इन लोगों से छोटा भी मैं बहुत हूँ। दिनेश भैया से भी छोटा हूँ, पवन भैया से भी, क्योंकि 2007 या 5 में पवन भैया आ गए थे इंडस्ट्री में, और उससे बहुत पहले से वो गाते भी हैं और कमाल के सिंगर हैं, नो डाउट। मैं उनका फ़ैन हूँ और मुझे लगता है कि पूरी भोजपुरी समाज फ़ैन है उस आदमी की गायकी की। हमारे यहाँ के वो रफ़ी हैं और मुझे बहुत प्यारे, उनकी आवाज़ बहुत, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका कंपटीटर हूँ, ये मुझे मानना पड़ेगा। और मैं कंपटीटर के तौर पे उनको कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं मानना अलग विषय हो गया और मैं एक चैनल पे बोल रहा हूँ और मैं एक कंपटीटर की तारीफ कर रहा हूँ। तो मैं कंपटीटर की नहीं बल्कि भोजपुरी भाषा के गौरव का तारीफ कर रहा हूँ, भोजपुरी भाषा के एक सम्मान की तारीफ कर रहा हूँ। क्योंकि भोजपुरी भाषा सिर्फ खेसारी लाल यादव से नहीं, बल्कि हमारे बड़े बड़े लोग, चाहे वो हमारे भिखारी ठाकुर जी हों, महेंद्र मिश्र जी हों, चाहे वो हमारी श्रद्धा सिन्हा जी हों, चाहे हमारे बलेसर चाचा हों, तो जिन्होंने भोजपुरी को संवारा है, वो अगर छूट गए, कंपटीटर अलग विषय हो गया। बट अगर उनके बारे में अगर हम बड़े चैनल पे, आज आपके करोड़ों में फैंस हैं, तो उनको भी जानना चाहिए कि हमारी भोजपुरी के गौरव कौन कौन है। लेकिन लोग कहते हैं कि खेसारी होशियार हो गए, खेसारी मौज भी काट लेते हैं फिर धीरे सहला भी देते हैं सर। तो अच्छा, ताकि बुरा भी ना लगे और कह भी गए। पूरी दुनिया हमसे मजा ले रही है, क्या हमें मन नहीं करता मजा लेने का? कह भी दिए बाली है, मैसेज भी चला गया और उसके बाद सुहरा के कह भी दिए कि नहीं वो तो हमारे रफी भी है। नहीं बाबा, विषय ये बताइए, कि जब मामला गड़बड़ाएगा तो कवर भी हो जाएगा कि देखो भैया वो भी तो कहे थे ना आपके बारे में। पूरी दुनिया, अच्छा ये बताइए, पूरी दुनिया हमसे मजा लेती है, हमें भी तो मन करता है मजा लेने का। तो हमारे लिए भी तो आदमी चाहिए ना। हम किसी आम आदमी को खोद देंगे तो सर तो दो को गालियों दे देगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तो हम खोदते भी ऐसे ही आदमी को होंगे, उसके बातों में आनंद हो और उस आदमी की बातें दुनिया सुने। तो मेरे खोदने के लिए मनोज भैया को मैं खोद नहीं सकता, दिनेश भैया को खोद नहीं सकता, रवि भैया को खोद नहीं सकता, तो मैं उनको खोदता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है एक बड़े भाई के तौर पे। और वो थोड़े से गुस्सेल भी हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भैया को खोदा हूँ। गर्लफ्रेंड भी कॉमन रही है। नहीं चलिए, वो भी महिला है और हम सम्मानित हैं, हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी। हमने नाम तो किसी का लिया ही नहीं, जो भी है, लेकिन वो लोग सम्मान है और भोजपुरी को बहुत कुछ दिया उन लोगों ने। हमारे अच्छे मित्र हैं भाई। दोनों आपके मित्र हैं। दूसरे का तो हम सोचे नहीं था, हमको याद दिला दिया। ठीक है। उनसे भी आपका था? नहीं, दोस्ती थी। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। दोस्ती थी। तो पवन सिंह को जाने को सोचा आपने कभी, जानबूझ से मौज काटने के लिए कि अभी थोड़ा गाना वाना चल रहा है, एक कुछ देंगे, अभी रिएक्शन आएगा खट से, क्योंकि आपको पता वो रिएक्ट कर देते हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज की किसी चीज का एक अंत तो होना ही चाहिए, हर चीज का एक अंत है। जब तक ये चीजें समझदारी नहीं थी तब तक हमें भी लगता था कि नहीं यार, कंट्रोवर्सी करना जरूरी होता है।
मैं जो सीखा था लोगों से देखा था, क्योंकि मनोज भैया का और रवि भैया का मैं बहुत कंट्रोवर्सी देखा था, तो मुझे लगा यार कोई तो आदमी हो जिसे मैं भी कंट्रोवर्सी कर करके हम लोग इंडस्ट्री को माहौल बना रहे, दोनों फैन बेस दोनों में थोड़ा फैन थोड़ा बेस होता रहे। में बना रहे माहौल, और भोजपुरी एकदम जिंदा रहे। नहीं तो पता चला जो कोई दूसरा आगे घुसा और भोजपुरी के लोगों को लोग भूल गए। वो कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं कि भोजपुरी को बर्बाद करने के लिए, हाँ कुछ फैंस लोग हैं जो वो गलत कमेंट कर देते हैं और वो गाली गलौज पे उतर जाते हैं। कुछ यूट्यूबर हैं भाई हमारे जो बेचारे उनको भी दुकान चलाना ना अपना। दुकान चलाने के लिए ऐसा थोड़ी है जो आप किसी का गला काट के बेचिए। अब जैसे आप पर एक आरोप लगता है कि जब आपका गाना वाना आता था या पिक्चर आती थी तो आप जानबूझ के हल्का कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया करते थे कि अब मामला गरमाएगा, चर्चा होगी और इसी बहाने पिक्चर सुपर डुपर हिट। बाबा अगर किए हैं आप? नहीं, अब मान के चलिए कि अगर मेरा कोई गाना आ रहा है या कोई फिल्म आ रहा है तो मैं फिल्म पे कंट्रोवर्सी करूंगा ना। किसी पर्सनल आदमी से कंट्रोवर्सी करके उस फिल्म को क्या फायदा होने वाला है या उस गाने को क्या फायदा होने वाला है? फैन लॉयल हो जाते खट से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो फैन है वो है, और हमारे जो भी फैन है कट्टर फैन है। आज मैं 45-50 करोड़ जनता का हीरो हूं या मैं फैन फॉलोइंग है, जो भी है भगवान ने जो भी दिया है। लेकिन बड़े आदमी से आदमी लड़ता है। जब बड़े आदमी से लड़ते थे, आप बिग बॉस गए थे, अब बिग बॉस में हमारा बात सिद्धार्थ शुक्ला से आसिम ने लड़ाई करी। आसिम पहले डाउन थे, फिर बड़े हो गए खट से। जब आप बड़े आदमी से लड़ते हैं तो आप भी बड़े होते हैं, बराबर में खड़े होते हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला स्ट्रेटजी बढ़िया रहा कि पवन सिंह बड़े थे, पवन सिंह को हमने सीधे टारगेट किया, उन्होंने हमको रिएक्ट किया तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हमको बड़ा कर दिया, फिर हमारा टैलेंट भी लोगों ने देखा, अब टैलेंट और कंट्रोवर्सी दोनों हमको सुपर डुपर हिट कर दिया? नहीं, मैं पवन सिंह जी से ऐसे नहीं लड़ा कि भैंस पर से चढ़ के आकर पवन जी को खोद दिया। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी के सामने खड़ा हुआ, पवन जी के कंपटीटर बना, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, पवन जी से बेहतर मैंने हर वो चीजें की। मैं खुद पे काम किया, जो पवन भैया नहीं कर पाते थे वो मैंने किया। पहले मैं उस आदमी के पास गया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। क्योंकि मैं किसी को ऐसे तो खोद नहीं सकता, लगना चाहिए ना कि मैं पहले उसके लायक बनूं खोदने के। कोई क्यों नहीं खोद देता? बाकी जो कलाकार है काहे नहीं खोद देते हैं, खेसारी को काहे नहीं खोद देते हैं पवन जी को? विषय वो नहीं है बाबा। आपके अंदर हथियार होगा ही नहीं तो आप क्यों किसी से लड़ने जाए? ऐसे कुरुक्षेत्र में चले जाएंगे। अच्छा, वो वीडियो क्या था जिसमें आप दोनों नाच रहे हैं, बगल में काजल खड़ी, बड़ा जबरदस्त वायरल है वो, एकदम मेरे ही फिल्म का गाना था। मचा रखा उस गाने ने। राजा कहिला बियाह तू मोटा जाइबा हो, खैबा में हरी के हाथे त गोटा जाइबा हो। और फिर आप दोनों का डांस जो है, हाँ हमारा वो एक हमारे वेब कंपनी के दिनेश जी हैं, वही के उन्हीं के रिसेप्शन था और उसी में हम सबका इनवाइट किया गया था। तो हम लोग उसी स्टेज पे थे और दोनों भाई उस दिन नाचे और नाच के बेचारे उस समय कंट्रोवर्सी में चल रहे थे हम लोग, इसलिए ज्यादा वायरल हो गया। और हाँ शायद उसके लिए कि पहली बार हम लोग क्योंकि एक साथ नजर आ गए ना। ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमारी उनसे पर्सनल दुश्मनी हुई। आज भी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं कंपटीटर के तौर पे कभी कभी कुछ बोल देता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, एक उस इंसान का सम्मान है और एक जगह पे है वैसे जहाँ पे एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि नहीं, राजा को राजा लड़ना चाहिए। एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। सम्मान भी है लेकिन मेंटेन भी अपना। गजब। शब्दों की बारीकियां बड़ी अच्छी होती है समझने में। चलिए इसे पूछ लेते हैं, ज्यादा अच्छा डांसर कौन है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो दुनिया से पूछेगा तो बताया गया, मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता ना। ज्यादा अच्छा एक्टर कौन है, पवन सिंह खेसारी? मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता। ज्यादा अच्छा सिंगर कौन है, पवन सिंह खेसारी? पवन सिंह। सिंगर ज्यादा बेहतर हो। ज्यादा गर्लफ्रेंड किसकी रही है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो लोगों को पता होगा। ये भी लोगों को पता होगा क्योंकि हम कभी गर्लफ्रेंड गिने ही नहीं। इतना काम करते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता। सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में हो गई थी? ये तो बता सकते हैं ना महाराज। सिंगल डिजिट मतलब 1 से 9 तक है या 9 के बाद 2 डिजिट में हो गई है, 10-11? मेरे जीवन में एक ही है और वो एक ही रहेगी। लोग आते हैं जाते हैं। शाबाश, भाभी जी अब खुश। चलो आज लड़ाई नहीं लड़ेगी तुमसे। आज खाना तुम्हारे मन का बन जाएगा। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें शायद आपने पवन जी को पिता बताया था, वो एडिटेड है या ओरिजिनल वीडियो है? बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपने बड़े भैया का पैर हमेशा छूता हूँ, अपने भाभी को माँ ही बोलता हूँ। और मुझे लगता है कि जब आपके जीवन में पिता नहीं होता है ना, तब बड़ा भाई आपका वो पिता की तरह ही आपके परवरिश को देखता है और आपकी चीज़ों को। इसलिए मैं उनको हमेशा पिता की तरह मानता भी हूँ। और उन्हीं को नहीं बल्कि मुझे लगता है कि मेरे चारों सीनियर जैसे रवि भैया, मनोज भैया, दिनेश भैया, ये बड़े भाई के तौर पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे पिता तुल्य ही हैं। तो रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल और पवन सिंह, अगर खेसारी को जरूरत हो, मान लो कुछ समझना हो,
4 में किसको फोन लगा सकते हैं आप? मुझे समझना हो। कुछ मान लो जानना हो, समझना हो, या कुछ सलाह लेनी हो, मदद मांगनी हो, कोई काम पड़े। नहीं, ऐसा उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे जानने की जरूरत है मुझे। ईश्वर ने इतने पब्लिक दिया है चारों में मुझे। किससे कंफर्टेबल ज्यादा आप हैं? किसके करीब आप ज्यादा? मैं सबसे हूँ, जरूरत मेरी पड़ने पे सब लोग सबसे मेरे हूं साथ लेकिन रहे। सबसे नहीं हूं। मुझे कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। मेरी जरूरत उतनी बड़ी है ही नहीं। मुझे अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए है तो मैं 3 करोड़ का सामान लेता हूँ, 2 करोड़ बैलेंस रखता हूँ। कब दिन बदल जाए पता नहीं। हाँ, पता नहीं ना मुझे। तो हाँ। इसलिए मैंने अपनी शौक को बड़ा नहीं किया कभी जीवन ठीक में। कभी अपनी शौक, देखिए आदत खराब होती है ना, जब आपके शौक बढ़ते हैं तब इंसान बिगड़ता है। बिगड़ने का मतलब कि आपके तो शौक खेसारी बढ़ेंगे में तो। अवगुण कुछ है? हाँ? अवगुण क्या है आप में? गुण तो दो लोग देख लिए, नाच लेते हो बढ़िया, गा लेते हो बढ़िया, मौज काट लेते हो। हाँ, मेरे अवगुण क्या है? हाँ, अवगुण यही है कि मैं इमोशनल बहुत हूँ। रोते बहुत हो। और यहाँ इमोशनल लोग नहीं समझ सकते। मुझे लगाव हो जाता है किसी से। मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं इंसान को इंसान की तरह चाहता हूँ। मेरे साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका सम्मान करता हूँ मैं। अपने बेड पे बैठाकर खाना खिलाता हूँ, अब मैं खुद खाता हूँ, खिलाता हूँ, साथ में सोता हूँ। ऐसा नहीं कि स्टार की तुम मेरे आदमी हो, तुम काम करते हो, तुम उधर जाओ। अगर मैंने कोई चीज खरीदी, चाहे वो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड, तो ऐसा नहीं कि खेसारीलाल खुद के लिए खरीदता है। अगर 5 लोग साथ में तो 5 के लिए वही चीज खरीदी जाएगी जो मैंने खुद के लिए खरीदी है। और ये चीजों को लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ आदमी है, इसलिए मैं फंस जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में हूँ। ये मेरी कमजोरी है कि मैं इमोशनल हूँ। मुझे इंसान समझ में आते हैं। वो किस रिश्ते के साथ मेरे साथ है ये मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये इंसान है यार, डीप है। हाँ, और इंसान को इंसानियत ही आना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल पवन सिंह पे, उसके बाद हम और लोगों के सवाल लेंगे। एक वीडियो बड़ा वायरल उनका हुआ कि ससुरा पीते सब हैं, बदनाम हमको कर दिए। खेसारी भी कह दिए थे कि बिना पिए चढ़ते नहीं है ये स्टेज पे। नहीं, एक्चुअली है क्या ना, वो पिए के बोलते हैं इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए तो पकड़े जाते हैं बेचारे। उनको मैं कई बार माना भी किया कि भैया आप मार के मत आइए, तो क्योंकि वो शब्द बदल जाते हैं ना, आपके भाव बदल जाते हैं। देखिए, पीते ऐसा नहीं, उन्होंने सही बोला है, पीते सब है, बट इस दुनिया में कौन नहीं पीता है? भगवान विष नहीं पिए, पिए ना, वो भी तो मौत ही पिए। सीख गए हैं आप पूरा बोलना एकदम। क्या शब्दों की बाजीगरी सीख, पढ़ाई लिखाई भले ना हुई लेकिन शब्दों की बाजीगरी। अब आप ही जैसे अनुभवी लोगों को सुन सुन के हम भी बड़े हो रहे हैं। एक राजा के बारे हम बहुत बारीकी से हम महसूस कर रहे हैं। हाँ, शब्दों की बाजीगरी सीख गए पूरा। तो पीने के लिए हर आदमी पीता है, बट वो पीता क्या है ये मायने रखता है। वो पीता किस लिए है ये मायने रखता है। खेसारी पीते हैं? बिल्कुल पीता हूं मैं। क्या? दूध। क्योंकि हर दिन में 2 से 3 गिलास दूध, हमारे 2 किलो 3 किलो दूध तो आता ही है। और लिटिल हाँ, कभी बियर वगैरह ले लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूंगा। हाँ, कभी ले लेता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं साधु बन जाऊँ अपने आप को। और जो मेरे साथ पार्टी करते हैं वो बेचारा क्या बोलेंगे, ये कितना झूठ बोल रहा है, और आपके साथ सच्ची बोलना है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि मैं पीता नहीं हूँ। हाँ, पीना, देखिए वो कभी थकता है आदमी बहुत बाबा, तो कभी थक जाता है। अब कभी पार्टी उटी में गया तो कोई कैसा लगता है? क्या पीने से क्या होता है? हम तो पिए नहीं, इसलिए हमको आइडिया नहीं। एक्चुअली आप नशा के लिए पियेंगे तब ना आपको प्रॉब्लम होगी। मैं नशे के लिए थोड़ी पीता हूँ, थकान के लिए। मैं तो एंजॉय के लिए पीता हूँ, लोगों के मान सम्मान के लिए पीता हूँ कि भैया आए हैं तो थोड़ा सा ले लीजिए। ओके भाई, चल ठीक है। अब लोगों के सवाल, क्योंकि हम धीरे धीरे एंड पे जा रहे हैं। एक आरोप आप पर लगा कि स्टेज शो पर आप थोड़ा अश्लील हरकत कई बार कर देते हैं, थोड़ा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं डबल मीनिंग वाले, इससे पॉपुलैरिटी मिल जाती है। ये व्यूज कमाने का बढ़िया तरीका कि थोड़ा सा मौज काट दो। विषय वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि जो चीजें सामने होती है ना बाबा, जैसे परफॉर्म होता है, वो एडिट नहीं होता है। वो लोग जो है ना, वो अब भजन हम 2 गाते हैं, 2 गाते हैं, तीसरा गाते हैं तो लोग हाला करने लगते हैं। समय देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अब शंकर जी को लड्डू चढ़ाइएगा, सब देवताओं का तो पूजा अलग है, बढ़िया विधि अलग है, उनके प्रसाद अलग हैं। तो जो चीजें हैं हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो वहीं तक खत्म है कि भाई वो हाँ आए हैं मजा लेने के लिए। मैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जैसे प्रवचन करता तो हूं नहीं। अरे हाँ, उनसे भी तो मिले थे ना आप? हाँ,
कैसा एक्सपीरियंस रहा महाराज जी बहुत से? बहुत प्यारा कुछ बताया और आपका, बहुत आपका मान्य। पर्चा काटे थे वो धीरेन्द्र शास्त्री? मुझे पर्चा की जरूरत थोड़ी है, कुछ पूछ क्योंकि मेरे किस्मत में कुछ था ही नहीं बाबा। मैंने सब कुछ मेहनत से पाई है, और किस्मत में कुछ होता नहीं है, इंसान जो करता है वही मिलता है। हम्म, और मेरी किस्मत में कुछ नहीं था, मैंने मेहनत की, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, तो इसमें मेरी खुद की जाहिर मेहनत सी है। बात है, ये इसमें किस्मत नहीं है। हाँ, किस्मत होती तो मैं भैंस नहीं चरा रहा था, अगर किस्मत होती तो मैं बच्चन जी के यहाँ पैदा हुआ होता। बात तो इंसान मेहनत से इंसान बच्चन ठीक है, बनता है, बट और आप किस्मत से बट अभिषेक जब आप बच्चन। धीरेन्द्र शास्त्री से मिले होंगे आप, क्योंकि मैंने जो तस्वीर देखी थी मुझे याद आ गया। मैं उनके यहाँ कार्यक्रम किया था। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, वो आपके डांस में हंसे भी तो थे। हाँ मौज पूरी काटी थी उन्होंने मुस्कुरा मुस्कुरा के। हाँ, तो आपको उनसे क्या वाइब आई? कुछ तो क्या लगा आपको? जैसे कई लोग उनको मानते हैं कि उनमें दैव्य शक्ति है, चमत्कार है, आप कुछ महसूस किया अपना, या खाली उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, हम्म, वो आदमी बी पॉजिटिव है। धीरेन्द्र शास्त्री में कोई शक्ति नहीं, पॉजिटिव है? शक्ति, एक बात बताएं आपसे, जब आप बी पॉजिटिव होते हैं ना बाबा, अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव है ना, तो आपके हर वो शब्द लोगों के दिल तक पहुंच जाएंगे। आय शाबाश। मैं आपको क्यों प्यार करता हूं, उसका रीजन सिर्फ एक ही है। हाँ जैसे आप यहां से बहुत क्लियर हैं, हाँ, आपको जो मन में आता है वो आप बोलते हो, हम्म, आपके जो शब्द होते हैं वो लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। हम्म, देखिए, आपसे भी कई सुंदर सुंदर लोग तो यूट्यूब पे अपना कर ही रहे हैं जाहिर खेला, सी बात है। बट आपके शब्दों से क्यों खेसारी को प्यार हुआ? जो पूरी आज 40-50 करोड़ जनता का हीरो है, 40-50 करोड़ जनता खेसारी को बाई फेस बाई नेम जानती है, वो आदमी आपको फॉलो करके चलता है, वो आपको सब्सक्राइब करके रखा है। उसका एक चीज तो होगा, जो कुछ तो बातें आपके अंदर है जो हमें सिखाती है, और वो शब्द हैं जिसके लिए हम आपको लाइक करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर एक चीज है मैंने देखी ना, कि वो इतने पॉजिटिव हैं, और इतने पॉजिटिव सर, कि उनके हर वो शब्द लगता है कि सिर्फ सच है, और आदमी झूठ बोल नहीं सकते, और जो दिल से बोलता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। बाबा के अंदर बस एक बातें है ना, कि उनके पास जाने के बाद उनका आप हो जाएंगे, उसका एक ही कारण है, सच्चा होना। क्योंकि मंदिर में ना आशीर्वाद ही मिलता है, प्रसाद थोड़ी मिलते हैं, प्रसाद तो लेकर जाया जाता है। खेसारी लाल धार्मिक व्यक्ति है? हाँ, कितने धार्मिक है? क्या होता है धर्म? क्योंकि आजकल बड़ी लड़ाई चलती है, लोग कुछ साल पहले धर्म और मान्य से इंकार करते थे। मैं आपका हाथ देख रहा हूँ, कलावा बांध रखा आपने, और भी कई सारा पूजा पाठ है। फिर हमने आपका एक गाना देखा, राम जी के ऊपर आया था अयोध्या में घाट पे सरयू पे, क्या बढ़िया एकदम बॉलीवुड स्टाइल में शूट किया गया था। हाँ, सिनेमा थी मेरी रंग दे बसंती, जो कि हाँ। 6-7 करोड़ के ऊपर की बजट की फिल्म, भोजपुरी की पहली ऐसी बिग बजट की फिल्म। धार्मिक में इसलिए हूँ क्योंकि बाबा मैं किसी के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, और अगर हम आपके बारे में जानते हैं तो हमें आपको मानने की जरूरत नहीं। किसके भक्त हैं आप? शिव जी के, राम जी के, हनुमान जी के? देखिए, श्रद्धा आपके अंदर है ना, तो आपके लिए भगवान जरूरी नहीं, श्रद्धा सबके प्रति होना चाहिए। हमारे परिवार में ही 50 लोग हैं, अब हम कह दें कि उसमें से हम बाबूजी को ज्यादा मानते हैं, माई को कम मानते हैं, उनको कम मानते हैं, कोई तो होता है ना। नहीं, मुझे लगता है ना कि मैं इंसानियत को सबसे ज्यादा पूछता हूँ, और जिसके विचारधारा, जैसे मुझे राम की विचारधारा अच्छी लगती है, भगवान शिव का अल्हड़पन अच्छा लगता है, कृष्ण का नटखट वो बातें अच्छी लगती है, उनका वो बर्दाश्त करना, 100 गलतियां शिशुपाल का बर्दाश्त करना भी अच्छा लगता है मुझे, कि करते हैं ना। तो मुझे लगता है कि राम के विचारधारा इसलिए पसंद है मुझे कि बन जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लौटना इंपॉर्टेंट था। कि बन के क्या लौटे आप, हर आदमी बन जाता है। आप भी अपने घर छोड़कर आइए तो आए हैं, सही बात है। आपने पूरी फैमिली को छोड़कर आए, आप तो आप आए हैं, आप भी बन समझिए कि बन ही है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं जाहिर सी बात। तो हम बन में ही है ना। हाँ, बट हमारा बन आना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। आज शुभांकर मिश्रा को मुझे लगता है कि आपके पिता के नाम से आपको नहीं जानता दुनिया, आपके नाम से पिताजी को जानते होंगे। विषय वो है, दशरथ को हम जानते कि नहीं जानते हमें पता ही नहीं था, लेकिन एक इतना बड़ा मर्यादित पुत्र उन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पूरी अयोध्या ही नहीं पूरे सनातन को एक अलग रूप दे दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राम को मानने की जरूरत नहीं है, राम को जानने की जरूरत है। बेहतर। आज माँ के एक डांट पे हम घर छोड़ देते हैं,
बट एक माँ ने वचन मांग लिया और खुशी खुशी कोई रजगद्दी छोड़ के और भाई के वो देकर सौंप के और चला गया, तो जाना इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे लगता है कि लौटना इम्पोर्टेंट था। तो उन्होंने मर्यादा के साथ, ठीक है शिव जी, उनका अल्हड़पन, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या बोला, जब इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, उनके पास बस एक दया है और उस दया के साथ लोगों के साथ जीत, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं। कृष्ण का वो बर्दाश्त करना, शिशुपाल की 100 गलतियां, 100 गालियां, इसीलिए एक हद तक आप बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त में बहुत ताकत होती है। अगर एक गलती पे उन्होंने अगर गर्दन काट दी होती तो शायद वो 100 गलतियां बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आती, क्योंकि हम उसी कृष्ण से सीखे हैं कि 100 गलतियां हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा गलत कर रहा है तो 100 गलतियां बर्दाश्त करना यार, हो सकता है 99 पे रुक जाए वो और एक अच्छा इंसान बन के लौटे तुम्हारे सामने, इसलिए कोशिश करता हूं। खेसारी लाल में जात पात है? क्योंकि जिस जाति से आप आते हैं वो बड़ी यूनाइटेड जाति है, और इंडिया में जात पात एक सच है, आप कितना भी इग्नोर करें वो सच है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिग बॉस भी कई लोग गए हैं, वो भी तब तक बाहर नाम नहीं ले रहे थे, अब नाम लेना शुरू किए हैं कि हमारी जात वाले हमको जरूर देखें। ये इससे बड़ा फायदा होता है। आपकी इंडस्ट्री में काफी है, आपके अंदर है व्यक्तिगत, या बाहर निकलकर हित मित्र बन गए तो अब लगता है कि नहीं आदमी बढ़िया होना चाहिए, जात का फर्क पड़ता है? मुझे लगता था कि मेरी जब शादी हुई थी तब तक ही मैं यादव था, उसके बाद कलाकार बन गया बाबा, और कलाकार की कोई जात होती नहीं। बढ़िया खूबसूरत लाइन जोड़ी है। उस समय तक ये जाति जो है ना, मुझे लगता है कि शादी ब्याह के लिए ठीक है, शादी तक, बच्चों के शादी तक ठीक है, बट जिंदगी जीने के लिए जात की जरूरत नहीं होती है, जमात की जरूरत होती है। और रिश्ते जात देख कर नहीं होते, रिश्ते तो बन जाते हैं, और जो जात देकर रिश्ते बनाते हैं मुझे नहीं लगता कि वो आपको प्यार करते होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जिस दिन से मैं कलाकार बना उस दिन से सारे धर्म मेरे हो गए, सारी वो जात मेरे हो गए, सारे वो मजहब मेरे हो गए, क्योंकि मैं हर मजहब का आदमी हूँ, मैं हर धर्म का आदमी हूँ, मैं हर वर्ग का कलाकार हूँ, जो कि हर वर्ग मुझे सुनता है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जात अब एक ही है कि मैं कलाकार हूँ। तो खेसारी लाल यादव होने का फायदा मिला या नुकसान? जैसे मैं क्रिकेट के वीडियोस बनाता हूं, तो जिस दिन सूर्य कुमार यादव चलते हैं और मैं लिख देता हूं उस दिन बड़ा अच्छा शेयर होता है, या कोई मुस्लिम प्लेयर तो बड़ा अच्छा शेयर आता है, और मैं कमेंट सेक्शन में महसूस कर पाता हूं कि जाति वाला अपने आप समर्थन आता है। मैंने शुरुआत में कुछ पॉडकास्ट किए, मनोज तिवारी जी का था, एक दो लोग का और था, लोगों ने उस पर भी शुरू कर दिया कि आप तो ब्राह्मण लेकर आ रहे हैं। मुझे एहसास नहीं था, फिर मैंने कहा अरे ऐसा भी लोग सोच लेते हैं। तो आप गाना गाते होंगे, आप भी अपना कमेंट सेक्शन पढ़ते होंगे, आपको खेसारी लाल यादव होने का फायदा मिला? वही विषय आप ही के सवाल में आपका जवाब है। जैसे आपने बोला ना कि लोग बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को लेके आते हैं, तो एक समाज का जब इंसान हो जाता है ना बाबा, तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो किसी एक वर्ग का है। जैसे आप आज समाज के हो गए, आप लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों को अच्छे दिशा के लिए आप काम करते हैं, उसी तरह हम भी करते हैं। जाति का फायदा उस हद तक होता है, और वो लोग जैसे जो कट्टर होते हैं बेचारे, उनको जात के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, और ये उनकी गलती नहीं है, वो उनकी दीवानगी है, मैं उनको बुरा नहीं बोलता। बट मुझे लगता है कि समाज को, जैसे हम प्रदेश में आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि एक बिल्डिंग में कई सारे जाति के लोग, कई सारे धर्म के लोग और कई सारे देश के लोग भी रहते हैं, लेकिन वो एक होके रहते हैं। तो जब उनके अंदर हम ही अपने गांव छोड़ के जब प्रदेश आते हैं तो हम समाज के हो जाते हैं, और जैसे हम शहर से गांव जाते हैं तुरंत जात के हो जाते हैं। सही बात है। तो हम बदलते हैं, ये समाज नहीं बदलता। समाज को जैसे आप अपने आप को ढालिएगा वैसा ही समाज चलेगा। तो मुझे लगता है कि समाज को बदलने की जरूरत है, क्योंकि आप पहले खुद को बदलिए। और जात कोई ना खाने को देता है और ना जात आपको बढ़ाएगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल चीजें भी बहुत देखा हूं। कोई भी की जात के नेता किसी भी जात के अपने जाति ब्यादर के बेटा को बड़ा नेता नहीं बना पाया, क्योंकि हमें जात का नेता चाहिए, उस नेता को जात नहीं चाहिए।
वो हर जात के लोगों को टिकट देता है, हर जात के समुदाय के लोगों को अपने पास बैठाता है, क्योंकि वो समाज का है। तो हमें भी अब आपने नेताओं का दूर जिक्र से किया, मेरे दिमाग में हमें घंटी देखना बजी। चाहिए। मनोज तिवारी 3 बार के सांसद, दिनेश लाल निरहुआ बीते सांसद बने थे, अब की हार गए। पवन सिंह लड़े, हार गए। सियासी रवि किशन सांसद गोरखपुर से पहली बार लड़े, वो भी हार गए थे, बाद में जीत गए, सांसद 2 बार से बने। आपके सारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो चुनाव में गए, सांसद बने। आपकी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की? क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे और लोग तो पार्टी वार्टी भी डिसाइड कर रहे थे कि फलाने पार्टी से लड़ लेंगे, धमाके लड़ेंगे। एक्चुअली देखिए, चारों लोग गए, हाँ, तो इन्हीं लोगों का है कि बाबू तुम 10 साल मत आओ। बोले कि 10 साल तुम मत आओ, क्योंकि तुम गए तो भोजपुरी खत्म हो जाएगी। भोजपुरी आखिर हीरो तो चाहिए ना, भोजपुरी भाषा को कहीं दूसरे जगह दिखाने के लिए, बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। हाँ, कम से कम देखिए, संगीत ऐसी चीज है ना बाबा कि वो बहुत फैलती है। हाँ। तो चुनाव नेता बनने के बाद नहीं। नहीं हो पाता इधर। एक्चुअली जैसे अपना चापाकल वगैरह इनार उनार खुनवाना होगा तो इन्हीं लोगों से बोलकर खुनवा लेगा आदमी। हमको बनने की क्या जरूरत है? जब 4 जिसके बड़े भाई 4 सांसद हो, उसको नेता बनने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है खेसारी कि को इनकी जरूरत है, अभी तो खेसारी कह रहे हाँ, मैं इनका प्रचार करके खुश रहूंगा। इनको मैं देखिए, वही भी बोला ना कि रिश्ते तो वो होते हैं जो अपनों को बड़ा बनते देखना चाहता है, वो अपनों को खुश देखना चाहता है। और मेरे रिश्ते इन लोगों से ऐसे ही है, जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा, भाई भौजाई, बच्चे, जो भी हो, समाज जिसको भी लेके चलता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो बड़ा हो जाए। मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ, तो मैं अपने चारों भाइयों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, या आपको करूंगा लगता है आगे कि जैसे निरहुआ हार गए, पवन सिंह अभी चुनाव हार गए, तो हमको कहे जाके हारना, हम अच्छा खासा पैसा बटोरे। नहीं। देखिए, कोई चुनाव हारता नहीं है बाबा, और कोई जीतता नहीं है। पवन सिंह तो हार गए ना, हाँ, हार गए बेचारे। उनको लग रहा था वो जीत जाएंगे, पावर स्टार। सबको लग रहा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या आप तो नजर भी रहते हैं, मैंने देखा ट्विटर पे भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं, ट्वीट करते हैं, अगर आप खुदे करते होंगे तो। हाँ, खुदे करते हैं? नहीं, लोग हैं। हाँ, तो लेकिन नजर तो आपकी है, सोच आपकी नजर है। आती है नहीं बाबा, हम बड़े नहीं लिखते हैं, हम अपना इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते हैं, कम ही चलाते हैं। हम कब देख लेते हैं क्या लिखना लेकिन है, बताते तो होंगे ना क्या हम लिख रहे बताते हो। हैं कि क्या लिखना है। हाँ। क्योंकि हमारा शब्द मान के चलिए कि सब गड़बड़ा जाएगा कुछ। कोनो बात नहीं, ठीक है, भाव जरूरी है, हाँ। लिखाई तो आदमी रख लेता है 10,000 रुपया देके भी। हाँ। हाँ। आप पे तो कह रहे थे ना, पढ़ा लिखा आदमी आजकल हाँ, कहाँ पहुंचे वो जरूरी है। तो क्या लगता है काहे हार गए चुनाव वो? क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि वो जीत जाएंगे, उनका फैन फॉलोइंग, और हर आदमी मानता भी है। मनोज तिवारी जी का मैंने इंटरव्यू किया, वो भी कह रहे थे, मैंने पूछा सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, वो कहे पवन सिंह। आप भी कह रहे हो सबसे अच्छा गाते हैं, रफी है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो जनता देखने आई वो वोट नहीं दिया, निर्दलीय लड़े थे, इस चक्कर में हार गए? नहीं, देखिए, जाति फैक्टर बिहार यूपी में तो है, इस बात को तो मैं भी नहीं, राजनीति में हमेशा फैक्टर हुआ है ये। तो राजनीति में जाते कलाकार की भी जात देखी जाती है। हाँ, देखिए, आप तो अब कलाकार कहाँ रहे आप? जब आप एक नेता बन गए तो मुझे लगता है कि आप अब एक बिहार के हो गए, आप उस क्षेत्र के ही हो गए। आज मनोज भैया ये बिहार के नहीं है, पूरे बिहार के नहीं है आज के डेट में, वो पर्टिकुलर पश्चिमी दिल्ली के हैं, पूरे दिल्ली के भी नहीं है, वो वहीं के हैं जहां के लोगों ने उनको वोट दिया है। और वो विकास ले जाकर बक्सर में नहीं करेंगे, उनका घर बक्सर हो सकता है, लेकिन इनका विकास बक्सर में नहीं होने वाला। तो आप जब एक ही जगह के वर्ग के हो गए तो फिर आपको कलाकार कौन समझेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि अब आप 10 लाख लोगों के लिए काम कर रहे हो, जितना उस क्षेत्र में वोट है, क्योंकि आप उसी के विकास के लिए संसद में आवाज उठाओगे। ऐसा नहीं कि आप काराकाट से चुनाव लड़े हो और छपरा का विकास लेके जाओगे, ऐसा संभव है? तो पहले छपरा, आरा, बलिया, दुनिया जान, जो भी हमारे जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, चाहे हमारी भाषा है, तो हर भाषा के लोगों के लिए आप काम कर रहे थे, क्योंकि आप चाहते थे कि अपने भाषा के लोगों के लिए काम हो रहा था, वो उनके मनोरंजन के लिए काम हो रहा था। तो भाई, मनोरंजन में तो सब आते हैं, सब जाति आती है, सबको गाना अच्छा लगता है, सबको फिल्में अच्छी लगती है। अब घुमाक पकड़ते हैं। आरजेडी और बीजेपी मान लो एक साथ चुनाव प्रचार के लिए बुलाए, अगले साल चुनाव है, एक तरफ तेजस्वी भैया फोन करे कि हे बाबू चलाओ, एक तरफ मनोज जी और रवि जी कह रहे कि हे सुनो, तुम हमारी इंडस्ट्री से भी, हम तुम्हारे सीनियर है, हम बुला रहे हैं। किसके करीब जाएंगे खेसारी? दोनों के, दोनों प्रचार कर देंगे? बिल्कुल।
या जहां लक्ष्मी ज्यादा आएगी वहां? नहीं 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 नहीं, मेरे लिए लक्ष्मी विषय नहीं होता है। मुझे लगता है कि मेरे संबंध बड़े प्यारे हैं। किससे पॉलिटिकल संबंध है? मैंने लालू परिवार सुना, आपने कहीं कहा था बड़े अच्छे संबंध आपके। मेरे अच्छे संबंध है, वो संबंध अलग विषय हो गया। हम्म। लेकिन जहां गलत होंगे उनके लिए मैं गलत भी बोलने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूं कि नहीं आप यहां गलत हो। मेरे कहने का मतलब कि मेरा बेटा हो, अगर वो गलती करेगा तो मैं अपने बेटे को गलत नहीं बोलूंगा तो कब तक छापूंगा? या मेरा कोई पिता ही अगर गलत करे और मैं अपने पिता को गलत नहीं तो बोलूं, बिहार जो बदहाल, उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हो आप? जिम्मेदार वहां की जनता ही हो सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं बदला। उनको विकास एक नेता में चाहिए, खुद में नहीं। एक उंगली की ताकत तू समझ ही नहीं पाई कि उंगली की ताकत क्या होती है। पूरा देह लगा देते हैं हासे उसे करने में। भाई फलाना भैया जिंदाबाद, सेकंडवा भैया जिंदाबाद। आप एक उंगली हाँ। अच्छे इंसान के लिए उठाइए और 5 साल के लिए आप अपने बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं, और आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य तय कौन करेगा। तो जब आप तय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नेता कहां तय कर पाएगा? आपको अपने बच्चों का भविष्य खुद ही तय करना होता है। आज खेसारी लाल यादव अपने बच्चों का भविष्य के लिए मुंबई पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि नीतीश चाचा हमको फंड दे दिए हैं, चाहे लालू चाचा दे दिए हैं, चाहे योगी सरकार से मुझे फंड आया है अपने बच्चों के भविष्य तय करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों को भविष्य तय करना है। तो मैं अच्छा स्कूल देख रहा हूं। तो आपको पता है कि अच्छा स्कूल नहीं है तो कम से कम अच्छा नेता ढूंढ लो भाई कि अच्छी स्कूल बनवा दे। और जब जात के नाम पे वोट दोगे तो अब आप देखिए, यही है कि लोग दामाद ढूंढते हैं, नेता नहीं। सही बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने, ये सहमत हूं मैं। तो ये सबसे बड़ा आदमी एक विषय है। कपड़ा खरीदने आता है, 4 बार टोके देखता है कि गर्म हाँ। करेगा, बढ़िया है, सस्ता है। और वही चीजें मैं बाबा जवान फिल्म देख रहा था, उसमें शाहरुख जी ने एक शब्द बोली है लास्ट में, हाँ। वो उंगली की ताकत। और उन्होंने बोला है उसमें कि भाई ये कपड़ा खरीदते हो, दूध में पानी मिलाया है कि नहीं? तुम 10 बार मिलाए हो। कहीं भी आप जाते हो तो 10 बार भाव करते हो, नहीं इतना में इतना दो, नहीं इतना में इतना दो। लेकिन जब आपको अपने बच्चे का भविष्य तय करना होता है, बच्चों के भविष्य के लिए बात करनी होती है, बच्चों को भविष्य के तय करना होता है, तो आप कहाँ जाते हो? फलाना हमारा जात के हुए, फलाना हमारा जात के हैं, वोट तो वही जी दे। तो बात यह है कि बदलना आप ही को नहीं है, तो फिर बिहार कहाँ से बदलेगा? बिहार तो तब बदलेगा जब आप बदलेंगे, क्योंकि आप ही नहीं बदल रहे हैं। कि बिहार को चलाने वाले कोई नेता थोड़ी है, जनता है ना। अच्छा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या राज्य को चलाने के लिए जनता है, कोई नेता नहीं चलाता है। हम तो चुन के किसी को दे देते हैं कि फलाना आई ले ला, तारा जिम्मेबाही 2 कट्ठा जमीन तू ले ला, 2 कट्ठा तू ले ला। लेकिन आप एक अच्छे किसान को चुनिएगा तब ना आपके जमीन को फसल अच्छा उगाएगा। हम तो अब डॉक्टर के हाथ में पुल दे देते हैं कि पुल का निर्माण करो, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो भाई चिराई फराई किया है, वो पुल थोड़ी बनाएगा। तो विषय वो है कि हम अच्छे लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अच्छे नेता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या अच्छे लोग को वोट नहीं दे रहे। हाँ, अच्छे लोगों को, वही मैं बोल रहा हूं ना। अच्छा, एक इसी में जो प्रशांत किशोर आपके यहाँ बहुत घूम रहे थे, और प्रशांत किशोर के मैं कई स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जी फलनवा जात का नेता कहता है कि हमारी जात के दो, लेकिन वो तुम्हारी जात को नहीं बढ़ाता, वो अपना लड़का बढ़ाता है। प्रशांत किशोर में बहुत लोगों को, जो हमने बिहार के आए सेलिब्रिटीज जो थे बड़े बड़े अलग अलग, जो बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, विकास कुमार आए, अक्षरा आए, पंकज त्रिपाठी का मैंने इंटरव्यू किया, मनोज वाजपेयी का मैंने इंटरव्यू किया, ये कई वो लोग थे जिन्होंने प्रशांत किशोर में उम्मीद जताई इस बीच में जो दौड़ भाग रहे थे। खेसारी लाल को प्रशांत किशोर में कुछ दिखता है, या लगता है कि ये भी उन्हीं का हिस्सा है जो वहां पहले से हैं, या कुछ अलग दिख रहा है? बात है उस आदमी में, प्रशांत किशोर में, उनके शब्दों के साथ आप जब जाइएगा ना, तो वो किसी नेता को दोषी नहीं बनाते हैं। मैंने उनको हमेशा सुना है, मैं मिला भी हूँ। प्रशांत कब मिले थे आप प्रशांत किशोर से? मुझे लगता है कि 3, 4, 5, 6, 7 महीने हो गए, 7 महीने के आसपास एक बार मिला था। छोटी सी मीटिंग थी हमारी, ऐसे ही हेलो हाय बने प्रणाम करने के लिए, क्योंकि मैं उनका फैन भी हूँ। रीजन कि उनके शब्द जो होते हैं ना, बिहार के लिए होते हैं। और बाबा जो बिहार की उन्नति की बातें करे, अगर मैं उसी के साथ ना रहूं तो फिर कोई मतलब नहीं। और जहां बिहार के और हमारे भाषा की उन्नति हो, जहां बिहार की उन्नति हो, तो उस उन्नति में तो हम भी है ना, हमारा भी तो हो रहा है। और बिहार बढ़ेगा तो सबसे पहले खेसारी बढ़ेगा। मैं फक्र से 5 लाख 10 लाख और दुनिया के किसी स्टेट या किसी कोने में जाऊं और जाके कहूं कि मैं बिहारी और मेरे यहाँ ये व्यवस्था है और हमारी राज्य सरकार ऐसे काम करती है, हमारी स्टेट की सरकार ऐसे काम करती है, तो मुझे भी तो खुशी होगी इस बात की। बट उनकी बातों में एक बात तो है, जो बिहार के लिए चिंतित हैं वो, और वो चिंता अगर हर आदमी के अंदर, तो मेरे कहने का मतलब कि नेता बनने का हमें शौक थोड़ी है।
हम क्यों पैदा करें नेता? अगर हमारे नेता यही जो चल रहे हैं बेचारे, यही अगर बेहतर काम करें तो हमें किसी नेता की जरूरत नेता ही कैसे क्या? बदलेंगे? एक बार उधर से बैठ सरकार बन जाती है, एक बार इधर से। हाँ, वही चीज, वही तो इसीलिए तो मैं बोल नहीं पाता हूँ कि कब मैं इनके लिए उनको गाली दूं। अब पता चला जब वो कब इनसे मिल जाएंगे, हाँ। उसके बाद पता चला जब मैं लपेटे में आ गया। और अगला केस आप पे ठोक दिया गया जांच। क्योंकि देखिए वहां ना बिहार के विकास के लिए लड़ाई है ही नहीं बाबा, हाँ। वहां कुर्सी के लिए लड़ाई है और अपना एक छत्र राज्य की लड़ाई है। इसलिए शायद मुझे लगता है बिहार पीछे है, क्योंकि वो लोग तो अपना कुर्सी ले लेते हैं, लेकिन तो हम ये आज जो तक चुनाव नहीं। आने वाला अगले साल का, आपको लगता है इसमें प्रशांत किशोर कुछ क्लेम दिखा सकते हैं, या लगता है कि ना अभी भगवान- बिहार को बदलने में बहुत समय है, अभी लोगों की सोच जात पात से नहीं नहीं नहीं, देखिए कुछ नहीं हो पाएगा हम्म, जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी ना, हम्म, तब तक मुझे नहीं लगता कि चीजें बदल जाएगी। पहले तो मुझे लगता है कि लोगों को बदलना बहुत जरूरी है, उनको खुद को बदलना। और मुझे लगता है कि वो अपने बच्चों के भविष्य चुनने के सोच जब तक पैदा नहीं करेंगे, वो अपनी तकलीफ किसी नेता से नहीं पूछेंगे। आप जिस तरह सामान के बारे में 10 बार पूछते हो ना, उसी तरह नेता से भी पूछो कि भाई हम वोट तो तुम्हें दे ही देंगे, बट लिख के दे तू कि क्या क्या करेगा। और ये सवाल तू पूरी दुनिया के सामने बोले, रिकॉर्ड हम कर रहे हैं और हम जिस दिन जीतने के बाद हम तुम्हारे दफ्तर में आएंगे कि ये वादा कहाँ है। और नहीं तो फिर उसका समझ में आएगा ना उसको। फिर आप चुनाव कहने लड़ते? अच्छा आदमी चुनाव लड़ता नहीं जिसके, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपकी बात में कितनी क्लैरिटी, आप जात पात से ऊपर उठकर बात कर रहे हो, आप सही बात कर रहे हो, लेकिन चुनाव लड़ना होगा बच जाओगे आप पीछे। नहीं नहीं मैं क्यों उस कचड़े में पड़ूं, दलदल है, मैं दूर से स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ बाबा, स्वर्ग का नौकर नहीं। मुझे किसी के नीचे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, कि मैं किसी के नीचे काम करूं। बनूंगा तो राजा बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। क्या बना लो अपनी पार्टी, बना लो अपनी पार्टी। आपने देखा नहीं वो साउथ में पवन कल्याण ने क्या जलवा जलाल कर दिया है। विषय बिहार का भविष्य के साथ साथ भोजपुरी भाषा का भी तो है ना। तो हमारे 4 भाई हैं इधर, देख रहा हूं, अगर ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम देखेंगे सोचेंगे। ये बढ़िया था गुरु। आपके लड़की है? हाँ। तो एक सवाल लोग पूछते हैं, जो गाना बनाते हो सारा अपनी बिटिया के साथ बैठ के सुन सकते हो? बिल्कुल सुनता हूं मैं सारे गाने। अभी जितने गाने बनते हैं मैं सारा सुनता हूं। रीजन ये है कि पहले जो गाने होते थे ना बाबा, जैसे बड़ा अश्लीलता का आरोप लगता है कि रिमोट से लहंगा उठा दूंगा और बेबी बियर पी के नाचेली, सारे जो बता रहे हो कोई मेरा गाना नहीं है। मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ। मैं एक्चुअली आपके बड़के भैया लोग का नाम अश्लील गाया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि मैं गाया हूं तो गाया हूं, क्योंकि उस वक्त ये चीजें समझ में नहीं आती थी कि भाई ये जो शब्द हैं वो किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ तो पहले हमको तो ये सिखाया जाता था, क्या है हमारे यहाँ तो गाली गलौज आम भाषा है। हम लोग तो गाली देने के लिए पैसे भी दिए हैं। तिलक बारात में जाते हैं तो मेरे मुंह पे ही मेरे बहन को गाली दिया जा रहा है। कल्चर है, हमारी कल्चर है। बट है क्या ना बाबा, लोगों को अगर साफ सुथरी चीज, क्योंकि हम अकेला नहीं है, एक आदमी है जो अपनी कंपनी के लिए आया है। मैं जानता हूं शराब इस धरती पे गुनाह है, बट फिर भी कंपनियां बना रही है और अच्छे अच्छे उद्योगपति उसको बेच भी रहे हैं। और वो अपने बच्चों के साथ उस शराब को नहीं पी सकता, बनाने वाला कभी पी नहीं सकता, लेकिन कुछ कभी कभी वाइन भी बनाता है तो अपने बच्चों के साथ पीता है। सारी चीजें वो नहीं पी सकता, क्योंकि कुछ में खराबी है और कुछ सही भी है। कुछ रम भी बनते हैं जो शरीर के लिए बेहतर हो जाते हैं, गले के लिए अच्छा हो जाता है। कुछ बियर हैं जो लोगों को वो क्या बोलते हैं, वो पथरी को खत्म करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें बहुत क्वालिटी है। इस धरती पे जिस तरह मांस का एक वर्ग है, उसी तरह भेज खाने का भी एक वर्ग है। तो हर चीज का एक वर्ग है, तो कोई चीज गलत है नहीं। हाँ, ये हो जाता है कि अब सब लोग मांसे बेचना शुरू कर देंगे तो फिर भेज की जैसे आपने कहा आपने अश्लील गाने गाए, तो खेसारी लाल को अपने अश्लील गानों को लेकर आज दुख है, पछतावा है, या लगता है कि ठीक है उस टाइम गा दिया? नहीं, बिल्कुल दुख है कि अगर ये समझदारी उस समय होती। तो देखिए, इंसान गलती तब करता है जब चीजें उसे समझ में नहीं आती है। किसी बच्चे को दिया के पास जाते हुए जब जब देखेंगे ना, उसको मना करेंगे तो नहीं मानेगा। अब अश्लील गाना नहीं आएगा आपका? अब अश्लील आता ही नहीं है। राम जी की जय, हनुमान जी की जय, खेसारी लाल यादव राम जी की जय, हनुमान जी की जय। विषय वो नहीं है बाबा, विषय बहुत सारी चीजें बिजनेस होती है। तो उनके बिजनेस में जो हमारे झूमर होते हैं, हमारे झूमर कुछ अश्लील हो जाते हैं, जो कि हमारे माता बहन बेटी हर दिन गा रही हैं, लेकिन वही कैसेट में गा देते हैं हम लोग, तो लोग उसको अश्लील बोलने लगता है, जबकि वो हमारा ट्रेडिशनल है।
लेकिन हम उसको अगर कैसेट या अपने कलाकारी के माध्यम से परोस देते हैं तो लोगों को असली लगने लगता है। क्योंकि उनको पता नहीं ना कल्चर है। हाँ, वो चीजें हैं। तो कुछ कल्चर में हमारे ऐसे गालियां हैं जो कि वो कल्चर में है, हाँ। लेकिन लोगों को लगता है वो गाली। अब हम कंफ्यूज कभी कभी हम भी हो जाते हैं कि भाई अब करें तो क्या करें, कुछ ट्रेडिशनल चीजें भी हमारी गालियों में आ जाती है। मुझे रवीश कुमार का एक पोस्ट याद आता है। रवीश कुमार ने एक दिन थंबनेल लगाए, हम भी थे उसमें। हाँ, बहुत सारा थंबनेल लगाया जिसमें अश्लील गानों के कैप्शन थे या फोटोज थी, और ये कहने की कोशिश की कि यार इनको देखो, मिलियंस में व्यूज है, बिलियंस में, मिलियन नहीं, 700 मिलियन, 500 मिलियन, 400 मिलियन, जितना अश्लील उतना बिलियन। तो ये भोजपुरी लोगों पर आपको लगता है कि उनको सुनना पसंद है, या आप बेच ऐसा रहे हो क्योंकि अच्छा सामान नहीं बिक रहा है? पंचायत आई, अभी आप खुद कह रहे थे कि आप देखिए आपको मजा आ गया, लगा यार हमारे गांव गढ़ी की बात इतना बढ़िया पेश कर दी, लेकिन भोजपुरी सिनेमा से पंचायत जैसी चीज क्यों नहीं आती? और ये अश्लील गाने जो आए, और आपको एम्बेरसमेंट हुई थी? रवीश कुमार ने डाला था। हाँ, देखिए मैं क्या बोला, एक बड़े भाई हैं वो, और उनको कुछ बुरा लगा होगा तो उनके शब्दों का सम्मान हमेशा मैं करता हूँ, क्योंकि उनको कुछ बुरा लगा होगा तभी उन्होंने बोला होगा। तो मुझे उन पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे उसमें सुधार करने की जरूरत है, ताकि रवीश भैया फिर से कभी अगर दोबारा खेसारी के बारे में बोले तो अपने छोटे भाई की तरह बोले कि नहीं यार मेरा छोटा भाई है और उसने ऐसा किया। तो कोई भी बड़ा आदमी अगर किसी के बारे में बोलता है तो देखिए उस पर टिप्पणी करने की नहीं, हाँ मैं खेसारी लाल यादव, मैं रवीश कुमार कैसे बोल देंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। वो आदमी जितनी मेरी उम्र नहीं हुई उतना उन्होंने पत्रकारिता की, हाँ, तो वो सारी चीजें की और लोगों से मिले हैं, लोगों को समझा उन्होंने, समाज को कुछ दिया है। और वो आदमी अगर मेरी गलती निकाल रहा है तो कुछ तो गलती मैंने की है, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, नो डाउट। तो देखिए हर आदमी कहीं ना कहीं गलती तो करता ही है। कुछ लोग धर्म के नाम पे ही बताइए, एक पेड़ लगा देने से सही बात है ऑक्सीजन मिल सकता है बाबा, लेकिन सब पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, फिर पेड़ क्यों लगाता है आदमी? सब पेड़ फल नहीं देता है, फिर भी सारे पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? समाज में हर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि कुछ वृक्ष अगर है तो आज नहीं तो कल जलावन के भी काम आएंगे। दोस्त वैसे ही होते हैं, इसीलिए मैं बोला कि पैसे से ज्यादा दोस्त जरूरी हैं। और हर वृक्ष का और हर खाने का, हर स्वाद का, हर संगीत का गलत सही, रावण नहीं होता तो राम को कोई नहीं जानता, कंस नहीं होता तो कृष्ण को कोई नहीं जानता, तो बुराई अच्छाई है। इसीलिए हमें फर्क नजर आता है कि बुरा कौन है और अच्छा कौन है। अगर ये नहीं होता तो हमें आप में और लोगों में फर्क नजर नहीं आता। इतने सारे पत्रकारों में मैं आप ही को क्यों फॉलो करता हूं? तो कुछ ना कुछ चीजें फर्क ही बताता है। बुराई है इसीलिए आप मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया, हमने कहीं पढ़ा कि खेसारी ने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया और कहा ससुर आप कोई हमारे नाम में फर्जी खबर बनाएगा तो लपेट डालेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं रजिस्टर्ड इसलिए करा लिया कि देखिए मेरे कहने का मतलब कि आप शब्द रखिए, हाँ, मैं आपको आपके शब्दों की आज़ादी से कभी नहीं छीनूंगा और ना ही मैं आपको कभी टोकूंगा, बट वो शब्द रखने के तरीका चेंज कर दीजिए, जिसमें खेसारी के माँ का भी सम्मान हो, बेटी का भी सम्मान हो, बहन का भी सम्मान हो। क्योंकि अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते तो 40 करोड़ जनता जो मुझे प्यार करती है, कहीं ना कहीं ठेस तो उसको भी पहुंचता है। और आपके कहे हुए शब्द सिर्फ उस 40 करोड़ जनता के पास ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि देश के बाहर भी जाता है। सही बात है। तो आप खेसारी लाल यादव को नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अपने भाषा के कलाकार को बेइज्जत कर रहे हो और अपने भाषा को बेइज्जत कर रहे हो। आप, मैं गलत हूं आप बोलो, बट उसके शब्द के जो चयन होते हैं कम से कम उसको सम्मानित तरीके से रखो। मेरा कहने का मतलब है। बिग बॉस जाना गलती थी आपकी? नहीं, बिग बॉस में आप लेकिन थोड़ा डरे सहमे हो गए थे। मतलब जब आपको लोगों ने देखा आप आ रहे हो तो लगा यार एक पावर आदमी है, जबरदस्त आदमी है, आप स्टेज को हिला के रख देते थे। बिग बॉस में थोड़ा सा आप सहम गए थे, तो क्या वो जो भीड़ थी थोड़ा सा एलीट क्लास वाली, उसमें थोड़ा दब गए थे? क्या हो गया था बिग बॉस पावर में? का मतलब लड़ना नहीं होता है, कुछ करना होता है। देखिए बिग बॉस से निकले हुए जितने भी लोग हैं वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? उनको वहीं तक करना था। बिल्कुल सही बात है। मेरा सफर लंबा है बाबा, मैं 30 दिन का कलाकार थोड़ी हूँ कि मैं बंद रूम में एक्टिंग कर दूं और दुनिया को बता दूं कि मेरे अंदर बहुत पावर है। वहां पावर दिखाने वाले टावर पे नहीं है। सही और मैं टावर बन के खड़ा हूं। मैं बिग बॉस से निकलते ही मैंने 22 फिल्में साइन की थी, क्योंकि मेरा जगह वो है ही नहीं। मैं टीवी का कलाकार हूं ही नहीं, मैं टीवी पे नहीं हूं, मैं रिमोट से नहीं चल सकता। खेसारी लाल तो दीवार पे चलता है, दीवारों पे पोस्टर लगते हैं। खेसारी के लिए 200 का टिकट कटा के दुनिया आती है, ये नहीं कि बस रिचार्ज कराया और पूरी खानदान एक साथ बैठ के देख लिए। वैसा हो ही नहीं। मैंने अपने आप को वैसा नहीं बनाया
कि बंद कमरे में लोग एंजॉय करें। मैंने अपने आप को बनाया कि फील्ड में भी खेसारी है और शील्ड में भी खेसारी है। बॉलीवुड पे किस एक्टर से अपने आप को रिलेट पाते हो? मुझे लगता है कि मेहनत के दम पे मैं अक्षय कुमार को हमेशा मानता हूँ और मेरा आइकॉन हमेशा गोविंदा जी रहे। क्या पसंद रहा गोविंद उनकी जो? गोविंदा जी की डांस, गोविंदा जी की टाइमिंग, गोविंदा जी की एक्टिंग मुझे बहुत प्रभावित करते हैं और मैं उनको देख के डांस सीखा। मैं कहीं डांस सीखा नहीं, मैं उनको देख देख के मैं नाचना सीखा और मैं कोशिश करता हूँ उनको फॉलो करने की। हो नहीं पाता क्योंकि वो इतने लेजेंड हैं कि मैं उनके पास पहुँच, अगर मैं थोड़ा भी पहुँच गया तो मेरे लिए बहुत है वो। आपको लौंडा नाची पसंद है? नहीं, लौंडा नाच नहीं, हमने मैंने देखा कपिल है। शर्मा के शो में, नहीं वो तो पंकज त्रिपाठी जी से मैंने पूछा। हाँ। पंकज जी ने भी डांस करके दिखाया और बड़े इन्वॉल्व हो गए, हमको मजा आता था। और वो तो बड़े ट्रेडिशनल तरीके से, पंकज भैया ने ट्रेडिशनल तरीके से दिखाया कि हमारे वहाँ ऐसे करते थे लोग। हुड़का का नाच होता था हमारे हाँ। यहाँ। अब वो समझ लीजिए कि खेत जोत दिए सब, हाँ। इतने बड़े बड़े ढेला हैं और वो डांसर आते थे सूखा पाउडर, पॉन्स पाउडर लगा लगा के और उनका एक अलग ड्रामा होता था। आधी मूछ बनी है, आधी नहीं बनी है, दाढ़ी बनी भी है, वो फुल बेचारे डांसर लग भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो हुड़का के नाच पे नाचते थे ना तो बड़े प्यारे नाचते थे वो, और वो मैं देखता था और मैं बहुत शौकीन था उसका, और वो देख देख के मैं वहां से सीखा वो। तो कब वो ताल बची तो अपने आप पैर थिरकने लगते हैं वैसे? हाँ, वही आदमी कोशिश करता है कि जहां हमारी भोजपुरी की बात आई वहां पे तो फिर मेरे से बढ़िया तो ठुमका। लगता नहीं कि यार मैं स्टार आदमी बन गया हूँ अब थोड़ा सा? जैसे कई लोग, जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि कुछ लोग बोले कि यार खेसारी को यार इतना बड़ा सुपरस्टार बना, कुछ कुछ चीज छोड़ दे। बाबा बन गया होता तो अब तक तो मैं बैठ गया होता ना, अभी बना कहाँ हूँ? हाँ। अभी तो प्रोसीजर शुरू है बनने की। अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। किया कहाँ हूँ अभी तो मुझे लगता है कि मैं चवन्नी भी नहीं किया हूँ। पैसा कमाने ला और 40-50 लाख या 50 करोड़ लोगों के बीच में उपलब्धि दे देना ये कोई विषय नहीं है। एक और सवाल मुझे जो देश के लिए करना है, मुझे अपने भाषा के लिए करना है, तभी तो सारी चीज मैंने तो पहले अभी तक खुद को बड़ा कर रहा था, अब अपने भाषा को बड़ा करने की बारी आई है, अपने देश को बड़ा करने के, अपने राज्य को बड़ा करने की बारी आई है। अब मेरी असली जिंदगी शुरू होने वाली है। एक सवाल बहुत कॉमन हमारे पास आया था सबसे ज्यादा, अहिर रेजिमेंट को लेकर लोगों ने कहा कि आपने कहीं कहा था शायद कि अहिर रेजिमेंट पर एक फिल्म बनाएंगे। हाँ, मैं उसकी कहानी लिखी जा रही है क्योंकि वो बिग बजट की फिल्म होगी वो, और बड़ी बजट की फिल्म होगी। हाँ। तो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, देश के लिए जिनका भी बलिदान हुआ है, देश के लिए जिन्होंने सोचा है, जिन्होंने किया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनको दुनिया को बताएं कि हमारे जीवन में इनका भी एक योगदान है जो हम भूलते जा रहे हैं। बट इसको लेकर दूसरा वर्ग ये होता है कि अहिर रेजिमेंट की बात एक जाति विशेष से उठती है, एक ये भी परसेप्शन आता है। देश के लड़ने वाला जात कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि वो सिपाही था, वो किसी जाति विशेष का नहीं था भाई, क्योंकि उसके लड़ने से ना पूरे इंडिया का रक्षा हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ अहिर लोगों को लोग छोड़ दिए, अंग्रेज लोग, बाकी लोग अहिर लोग सबको मार दिए, ऐसा नहीं था। ये बेवकूफी है, हमारी सोच दर्शाती है कि फिर हम कहाँ हैं। तो अहिर रेजिमेंट की जरूरत क्या है? आप एक फिल्म बना रहे हो तो एक थॉट होगा आपका। मैं एक अहिर रेजिमेंट, उसका नाम अच्छी बताइए, मैंने तो रखा नहीं। अहिर रेजिमेंट पहले से रखा गया है ना, आपके भी जुबान में आपने भी पढ़ा होगा, मैं तो पढ़ा ही नहीं। इसकी मांग मैं तो होती सुना है हूं कि सेना में एक रेजिमेंट बनाई जाए, अहिर रेजिमेंट। हाँ, इसकी मांग होती तो कोई ना कोई बड़ा ही आदमी उठाया होगा, कोई पढ़ा लिखा ही आदमी उठाया होगा, नेता लोग उठाए थे, जो भी उठाया होगा। अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि भाई जो सिपाहियों ने काम, हम अहिर रेजिमेंट पे काम नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जिन अहिरों जो अहिर लड़े थे, मैं उन पे फिल्म बनेगी, मतलब जो देश के लिए लड़े वो थे। जो व्यक्ति जो अपना मान नहीं पा पाए उस तरह से, उनको हाँ, प्रसिद्धि के लिए, उनके प्रसिद्धि के लिए या उनके उपलब्धि के लिए मैं एक सेना के लिए काम करना चाहता हूं कि उन सेना ने हमारे देश के लिए क्या दिया, क्या किया। मैं उस कहानी पे, उनके बलिदान पे काम करना चाहता हूं। जैसे अलग अलग रेजिमेंट सेना में है, हाँ। आपको लगता है जो ये मांग होती है रेजिमेंट, ये भी होनी चाहिए? देखिए, सबका अपना अपना विषय है बाबा, और इस सब चीजों में मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि देखिए कोई पॉलिटिकल चीजें हो जाती है कि खेसारी बोल रहे हैं कि ये नहीं मिल चाहिए, वो नहीं चाहिए। भाई मेरा विषय है ये नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस सवाल से दूर रहता हूँ। बॉलीवुड में कोई इच्छा आपकी? क्योंकि अभी मैंने देखा निरहुआ जी वेब सीरीज में आए थे, रवि किशन जी बड़ा अच्छा नेटफ्लिक्स पे कर रहे हैं दबा के, मनोज जी हिंद के सितारा जलवा जलाल किए हैं, पवन सिंह टी सीरीज साथ बैठ के सब हिंदी गानों का भोजपुरी करते रहते हैं। तो आपका कोई इच्छा नहीं है पापा? इच्छा या इंतजार कर रहे हैं कि वो जो विवाद खत्म हो जाए? विवाद खत्म हो जाए तो हम चलेंगे नहीं, उड़ेंगे, क्योंकि हमें उड़ना है, चलना नहीं है। हम चलते हैं ही नहीं, हम दौड़ते हैं।
क्योंकि हम बैठते नहीं इसीलिए, क्योंकि कुछ करने की इच्छा हमेशा, अभी क्षमता मरी नहीं है, अभी मैं सोया नहीं हूँ, इसलिए सपना देखता हूँ जग के, ताकि वो पूरे हो जाए। अच्छा, हमारे शो में एक एक्ट्रेस आई थी आपके यहाँ से, अक्षरा सिंह। हम्म। आप तो जन्मे करते हैं हालांकि। हाँ, अरे वो हमारे भोजपुरी की बड़ी गरिमा है, वो सम्मान है। तो आपकी गर्लफ्रेंड भी रही है शायद वो। अरे महाराज, आप एक्सेप्ट किए थे बिग बॉस में, हम नहीं जो accept चीजें भी किए। आप कहे थे 6 महीने शायद आप रोए थे। गर्लफ्रेंड 10, हाँ बिल्कुल, देखिए रोए जो थे आप? प्यार मोहब्बत चीजें होती है सर, ये ठीक है, emotional चलिए क्यों? वो अलग बात। हमारा कुत्ता मर जाता है तो हम रोने लगते हैं, वो तो भाई इंसान थी, और हमारे जीवन से जाने के बाद किसी को भी होगा कि कोई दूर होता है, कोई अपना हो या गैर हो, हाँ, उसके बिछड़ने का गम तो बाबा सबको होता है। हमारा विषय अब थोड़ा अलग था, ये तो दुनिया जानती है आप प्यार मोहब्बत। अक्षरा सिंह ने हमसे कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, जहां पर अगर आप अलग हो जाते हैं तो ये सारे बड़े कलाकार जो आपस में सिर्फ फुटबॉल किए रहते हैं, ये सब आपके साथ काम करने को मना कर देते हैं। और मेरे पास काम नहीं है, मैं सिंगर बनी मजबूरी में, क्योंकि मेरा एक्टिंग करियर, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं दिखने में सुंदर थी, मेरी एक्टिंग अच्छी थी, इन सब ने आपस में तय करके मेरा एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया। मुझे मजबूरी में गाना गाना शुरू करना पड़ा, इंस्टा पे रील बनाना पड़ा, ताकि मेरा घर चले, परिवार चले। वो आप सबको एक साथ एक्यूज करती है कि आप सब जानबूझ के नहीं बॉयकॉट तो ये बताइए, अगर वो यहाँ तक पहुंची है तो फिर उसमें मर्दों का कोई हाथ नहीं? अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि मर्दों ने हमारे करियर चौपट कर दी, तो जितना करियरवा है वो बनाया किसने है? ये भी सवाल उनका आपको पूछना जरूर चाहिए, जब कभी पूछिए। उन्होंने कहा कि हमने साथ में काम किया, रवि जी हमको लेकर आए थे। नहीं तो भाई उनका योगदान है कि नहीं है, तो आप उसके, वही प्रॉब्लम है बाबा, कि हमारी योगदान आप भूल जाते हैं। हम आपको 25 बार मदद किए, वो आपको याद नहीं रहता है। अगर हम एक बार आपको कुछ, बॉयकॉट कोई नहीं करता है बाबा। होता क्या है बता रहा हूं अब आपको, किसी से किसी की लड़ाई होती है ना, तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये जग जाहिर हो जाता है, क्योंकि भाई आपकी मोहब्बत तो जग जाहिर है, तो आपकी लड़ाइयां कहां छुपाएगी? लड़ाइयां भी तो जग जाहिर होनी ही है। तो जब लड़ाइयां जग जाहिर होती है तो होता क्या है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर बाकी लोग खुद ही बाइकआउट कर देते हैं कि भाई यहां जाएंगे तो वो नहीं करेगा, वो उनके मानसिकता में आ जाती है। ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव मना कर देता है कि नहीं यहाँ नहीं करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा होता नहीं है। इतना किसी को ना खेसारी के पास टाइम है किसी को बाइकआउट करने की, ना पवन सिंह के पास है, और ना ही दिनेश जी के पास है, और ना रवि जी के पास है, ना मनोज जी के पास है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप किसी को कह रहे हो कि इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, तो अभी तक जो आप आबाद हुए उसमें कितना किसका योगदान? चलो ठीक है, अक्षरा वाले केस में मान लेते हैं। अब दूसरा कहानी आता है। अक्षरा का चलो जग जाहिर था, लड़ाई झगड़ा, टीवी कंट्रोवर्सी। काजल की भी यही शिकायत थी कि बड़े सितारों ने काम करना मना कर दिया, अब वो अपने समकक्ष लोगों से काम नहीं कर पा रही हैं, जो नए नए बिल्कुल लड़के आ रहे हैं, एकदम नए नए लड़के आ रहे हैं। हर बड़ा सितारा बचना चाह रहा है कि नहीं नहीं भैया नाराज हो जाएंगे। बाबा आप मंदिर के प्रसाद बन जाएंगे तो भंडारा की तरह लोग खाएंगे ही आपको। आप बड़े मंदिर में भी आप ही रहिएगा, छोटे मंदिर में भी आप ही रहिएगा, तो फिर कौन से भगवान है आप बता दीजिए मुझे। दिक्कत यहाँ है ना कि मुझे कहने का, खेसारी लाल के साथ आप काम किए, अगर 4 महीने आपको काम नहीं मिला तो आपको हर महीने काम करना है। तो आप अगर एक ठेला पे भी आप ही बिकोगे, तो जो आप ठेला पे बिकोगे तो आपको मॉल में आपका दाम कैसे लगेगा? तो सोचेगा ना यार ये ठेला की चीज को फिर मॉल में ला रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यू खुद ही बढ़ा करते हैं। हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए ना धैर्य बहुत जरूरत है, और धैर्य राम की तरह होना चाहिए। लक्ष्मण को बाण लगने के बावजूद भी धैर्य है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। धैर्य जरूरी है। बॉलीवुड में कपल्स भी जो होते हैं वो अलग अलग हीरोइन से काम करते हैं। भोजपुरी में हमने एक ट्रेंड देखा है, निरहुआ जी हैं तो आम्रपाली के साथ ही काम करते थे, पवन एक जमाने में अक्षरा थे, आप एक जमाने में काजल के साथ ही काम करते थे, दबा बैक टू बैक सारी फिल्में। तो इनसाइडर क्योंकि थोड़ी दोस्ती यारी हमारी भी है, तो ये आया कि मर्द जो है वहां बड़े पॉजिटिव हैं कि ये सुनो तुम हमारी हो, हमारे साथ ही काम करोगी, कहीं और काम नहीं करोगी, और कहीं और काम करोगे तो कहीं और नहीं करने देंगे। इसका मतलब वहां की लड़कियों ने विश्वास तोड़ा बहुत है। इनसिक्योर सिर्फ मर्द। अच्छा ये बताइए, आज हम अपने पत्नी, कुछ सच्चाई तो है इसमें। बाबा हम अपने पत्नी से, हमारी शादी हुई राइट, हम बीबी वाले हैं, बीबी बच्चे वाले आदमी हैं। जितना इनसिक्योर हम हैं, इनसिक्योर जितना वो हैं, उतना मैं नहीं उनको लेके, क्योंकि वो कहाँ रहती हैं? गांव में, घर में। लेकिन अगर
हमारी वाइफ इंडस्ट्री में होती, हम्म, मान के चलिए कि मेरा शादी काजल से ही हो गया होता, मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं होती या मेरी बीवी नहीं होती, अगर मेरी शादी काजल से हो गई होती, तो वो जहाँ काम करती इनसिक्योर हमें भी होता, हम जहाँ काम करते इनसिक्योर उनको भी होता है। एक ऐसा नहीं है कि लड़कों को इनसिक्योर ही है भाई, ये बताइए कि इनसिक्योर सिर्फ लड़का नहीं होते हैं, लड़कियां होती हैं। लड़कों को क्या होना है भाई, आजकल लड़कों के लोग कहते हैं ना, जैसे आप बोले ना कि भाई यहाँ भी इनको चाहिए, यहाँ भी चाहिए, वहां भी चाहिए, तो इनसिक्योर लड़के कैसे हो गए? उनको जब 10 जगह चीजें मिल ही रही है, आपसे बेहतर बेहतर चीजें उनके जीवन में आ रही है भाई, जो भी है नई हीरोइन आएगी, तुम हमारी रहो, हमारी बाकी भी हो जाए, लेकिन तुम परमानेंट वाली हो। ऐसा नहीं है बाबा, आखिर इंसान ही है ना, कोई घोड़ा है थोड़ी। अरे महाराज, या हर रेस में दौड़ते रहेंगे हम, जहां भी हम बारात में भी दौड़ रहे हैं, हम रेस में भी दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा भी एक लिमिटेशन है, हमारा भी एक सम्मान है, और हमारे पास भी अपनी गरिमा है। सही बात। और हमें अपना सम्मान समझ में आता है, ये नहीं कि हम अपने सम्मान को हर जगह वैसे तांडव नीलाम कर रहे हैं। हमें छूने के लिए औकात चाहिए, आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। सही बात है। हम अगर आपको छूने की इजाजत दे रहे हैं तो आपके अंदर कोई बात होगी, या हम आपको प्यार करते हैं तब। ऐसे कोई किसी को कैसे छू देगा भाई? ये जमीन ऐसी है ना कि ये मॉल की जमीन है, इस पे दुकान लेने के भी समझना पड़ता है, और हम ऐसे फ्री में नीलाम नहीं कर सकते कि तुम भी दुकान ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ये आपकी सोच है। फिर हमको एक शेर याद आया आपकी बात सुन के, मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, ज्यादा झुक कर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती। हाँ, इसीलिए उनको समझ में आता है, इनसिक्योरिटी उनको होनी चाहिए ना, क्योंकि हाँ हमेशा लोगों मर्द को। चलो सीधा पूछ लेते हैं, काजल राघवानी ब्रेकअप का है, अच्छा लोग पसंद कर रहे थे, अभी भी लोग लिखते हैं ग्रुप पे, आप भी कमेंट पढ़ते होगे, नीचे लिख के आता होगा कि साथ में अच्छे लग रहे थे, बड़ी पिक्चर है। ब्रेकअप की बात नहीं है, देखिए उनको भी लगा कि मुझे काम करना चाहिए हर जगह, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, एक टाइम पे लगातार हम काम अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे थे, और जो हमारी जोड़ी पसंद भी आ रही थी, और नो डाउट काजल बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी डांसर है, वो बहुत अच्छा नेचर है, बट उनको लगा जी यार ऐसा हो रहा है कि, और मुझे भी लग रहा था कि सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि भैया काजल को ले ले। हम कहें कि यार देखो यार सारी फिल्में उनके साथ होगी, तो मुझे लगता है ना कि एक टैग लग जाएगा मेरे अंदर भी यार, और लग ही चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बाकी लोग फिर नए नए कलाकार कैसे आएंगे, फिर इंडस्ट्री बड़ा कैसे होगा? तो कुछ लोग उनके कान में भी जाकर शिकायत कर दिए कि खेसारी लाल आपको खुद ही हटा रहे हैं। मैं चीज़ों को चेंज करना चाहता था ताकि इंडस्ट्री बड़ा हो, तो उनको भी लोगों ने बताया तो आप भी काम करिए इधर उधर। तो मैं बोला कि करिए, बट अपने लेवल को मेंटेन करके। आप जहां से जा रहे हो तो जहां जाओ वहां भी, अब यहां से आप मान के चले कि डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि भाई आप उसी के लायक हैं, टेम्पुए में रहिए, फिर दोबारा आप डिफेंडर में मत आइए। मेरे कहने का मतलब कि तो फिर आपका लेवल ही क्या ना, पर्सनल रिश्ता के टूटा फिर, या प्रोफेशनल से ही पर्सनल जुड़ा था कि प्रोफेशनल है तभी पर्सनल है तो बाबा जी बताइए कि वो प्रोफेशन नहीं होता तो पर्सनल कैसे होता? हमारे पास पर्सनल कुछ है ही नहीं, पर्सनल एक ही है, बीवी और बच्चे, और बाकी हमारी जनता। बाकी जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, ये प्रोफेशनल ही हैं। हम इनको अपना बना लेते हैं, वो अलग विषय, वो मेरी गलती है कि हम आपको अपना बना लेते हैं। उनकी कभी ऐसी गलती नहीं हो कि आपको खुद अपने बना ले। सब लोग बेहतर हैं, लेकिन सब लोग का एक दायरा है, वो अपने काम करते हैं। लेकिन आप किसी को, मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि आप हमें दोषी बना रहे हो। भाई दोष किसी एक तरफ से होता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आप मकान कमजोर बनाओगे ना तो एक हवा भी मकान को ढा देगा। सही बात है। तो पिलर डालो ना यार। और ये क्या था, अब ता आई ना तोहर याद, सपना सपने में रह दे। नहीं ऐसे ही मैं शायर बोल दिया था। सपना भी पसंद थे आपको? नहीं पसंद थी? नहीं, वो तो बहुत अच्छी काम करती हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं वो, और उन्होंने गाना किया मेरे साथ। डांसर अच्छी हैं नो डाउट, और काम मेहनती बहुत है। स्टेज पे लड़कियों से बड़े कंफर्टेबल रहता है आजकल, बड़ा वीडियो इंस्टा भी वायरल होता है आपका, जो नई नई लड़कियां आई हैं, बड़े वीडियोस वायरल होते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो बेहतर कलाकार होता है ना बाबा, मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। और वो कितनी छोटी है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, वो कितनी अच्छा काम करती है ये मेरे लिए मायने रखता है। इसलिए मैं उनके साथ कंफर्टेबल होकर खूब मस्त नाचता हूँ। और फिर प्यार होता है? नहीं, प्यार अब एक दिन में कैसे, 2 घंटा में प्यार कहाँ से होता है? वो तो 2 घंटा नाचेगी बेचारी, वो अपने घर जाएगी, उसके बाद हम तो
नंबरों नहीं है हमारे पास, है कभी हेलो हाय होगा हमसे, और ना ही कभी मैंने किसी को फॉलो किया है और ना ही कोई मुझे फॉलो करता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हमने इंटरव्यू लिया, तो एक उनसे 26 साल की छोटी लड़की के साथ किस सीन था उनका, तो उन्होंने कहा यार जीवन में हमको लड़कियों ने हमेशा उपेक्षित रखा, जब कलाकार बन गए तब एक एक्ट्रेस थी वो साथ में फिल्म मना कर दी क्योंकि किस सीन था, अब सारी कोर कसर पूरा कर रहे हैं। तो हमने पूछा क्या लगता है प्यार मोहब्बत, तो कहे बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। खेसारी लाल को क्या लगता है जब रोमांटिक सीन करते हैं? जिंदगी इतनी हार्ड है हमारी कि कुछ सॉफ्ट लगता ही नहीं बाबा। जो आदमी पत्थर तोड़ के अपने आप को बड़ा किया हो, उससे गद्दे के बारे में पूछेगा तो उसको पता नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी गद्दा देखा ही नहीं, और ये ज़िंदगी बड़ी हार्ड थी मेरी, और हार्ड आज भी है। तो मुझे लगता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ है नहीं, बस मैं अपनों को सॉफ्ट रखने की कोशिश करता हूँ। सॉफ्ट बस एक दिल है, जो इस सॉफ्ट दिल को लेकर पूरी दुनिया के बीच में घूमते रहता हूँ और दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करता हूँ। क्रिकेट देखते हैं? अब आखिरी में हमें बस 5 मिनट खत्म कर। हाँ, आरसीबी काहे नहीं जीती है आज तक? देखिए एकता ऐसी चीज होती है ना कि बहुत कुछ जिता देती है आपको, हाँ। और आपका खुद का विश्वास, हम्म, आपका अकेले का विश्वास अगर है ना तो आप चल सकते हो, लेकिन आपके परिवार का और आपके साथ लेकर चले जाते, मुझे लगता है कि पूरा घर चल सकता है। तो सबसे पहले संगठन हो या परिवार हो या दोस्ती हो, सबके अंदर एक दूसरे का विश्वास और एक दूसरे पे विश्वास और टीम का एकजुट विश्वास अगर आपके अंदर है तो दुनिया का कोई भी जंग आप जीत सकते बहुत हो। टेक्निकल हो गया, हम इसको आसान करते हैं थोड़ा। विराट कोहली या रोहित शर्मा? खेसारी लाल को कौन पसंद है? रोहित। काहे रोहित पसंद है? पहले मुझे धोनी पसंद थे, हम्म, अब मुझे रोहित इसलिए पसंद है ना कि इमोशनल है, और इमोशनल लोग मुझे पसंद है सर। रीजन की जीत में भी वो आदमी रोता है, यार मैं जीत गया। हाँ, अभी इंग्लैंड वाले मैच में आंसू जो आए थे। हाँ, हार में भी रोता है कि मैंने गलती की है। तो जो अपने जीत को भी नहीं छुपा सकता और अपने हार को भी नहीं छुपा सकता, उससे सच्चा इस धरती पे कोई हो ही नहीं सकता सर। यहां तो झूठे स्माइल लेकर पूरी दुनिया जीतने पे लोग चले हुए, लेकिन उसकी खुशी भी समझ में आती है और उसका दुख भी समझ में आता है, तो समझ लीजिए कि उससे बेहतर कोई इंसान इस धरती पे नहीं है, क्योंकि उसको छुपाने नहीं आता, दुनिया को बताने आता है, क्योंकि वो दुनिया के लिए जी रहा है। बहुत खूबसूरत कहा आपने। रोहित के फैंस बड़े खुश हो जाएंगे। आप भी ट्रू रोहित फैन लगते हैं हमको। हाँ, मैं क्या बोला कि मैं इमोशनल, जो भी इंसान इस धरती पे मिलता है मुझे, मैं उसका हो ही तो जाऊंगा। तकलीफ हुई थी जब मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी से रोहित को हटाया गया था? सर मैं सच पूछे तो इस बार मुंबई इंडियंस का एक भी मैच नहीं देखा। नहीं देखा, क्योंकि रोहित को हटा दिया गया था। नहीं रोहित की बात नहीं है ना, मैं नहीं चाहता ना कि रोहित